दिल्ली मॉडल इज़ नॉट अ लिस्ट ऑफ रिफॉर्म। दिल्ली मॉडल एक सोच है, गवर्नेंस के प्रति एक आइडियोलॉजी है। देश की पॉलिटिक्स अब ऐसी हो गई है कि भाई कैसे भी करके आप पावर में आ जाओ, और जब आप पावर में आ जाओ तो आप चंद वेस्टेड इंटरेस्ट्स के लिए काम करो और सरकार में बने रहने के लिए काम करो। कुछ चंद लोग हैं, जैसे मैंने अभी एक किसी ने व्हाट्सएप पे भेजा कि 4 गुजराती देश चला रहे हैं, 2 बेच रहे हैं, 2 खरीद रहे हैं। 2-4 अडानी अंबानी जैसे बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट को प्रमोट करके क्या देश के लोग सशक्त हो जाएंगे? क्या उनकी आय बढ़ जाएगी? आपने जो जिक्र किया कि आपने बहुत हद तक ब्यूरोक्रेट्स के हाथ से जो ग्रिप थी उनकी सरकार के ऊपर, कहीं ना कहीं वो कमज़ोर हुई। 2015 में जब से हमारी सरकार बनी तो बीजेपी को वो हार, मेरे ख्याल से अब तक दे हैव नॉट बीन एबल टू डाइजेस्ट इट, कि देश की राजधानी में जहाँ पे हम 2014 में इतने बड़े मैंडेट से जीते थे, हम 3 सीट पे आके सिमट के रह गए। लेकिन पिछले 2 साल में हमने देखा कि हमारे लीडर्स के ऊपर, हमारे गवर्नमेंट के ऊपर काफ़ी ऐसे अटैक्स हुए। अंडर द लास्ट 10 ईयर्स दिल्ली को क्राइम कैपिटल बनाने का सबसे बड़ा योगदान बीजेपी रूल सेंटर का रहा है। और मैं एज अ पॉलिटिकल बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि दिल्ली में रहने वाला हर व्यक्ति आज असुरक्षित, अनसेफ महसूस कर रहा है। पॉलिटिकल पार्टी जिसकी सोच और आइडियोलॉजी के साथ अगर मैं अलाइन करता हूँ और अगर उनके साथ काम करने का मौका मिले, तब ये मेरा जो इनिशियल सोच थी कि नहीं, पॉलिटिक्स के ज़रिए समाज बदल भी सकता है और ये सब इट्स द फास्टेस्ट वे टू चेंज द सोसाइटी। नमस्कार दोस्तों, आज मेरे साथ एक खास मेहमान है। जैस्मिन शाह के साथ ये मेरा तीसरा इंटरव्यू है और हर इंटरव्यू में मुझे कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है, और मुझे उम्मीद है कि आप सब भी जैस्मिन से उनके सरकार में काम करने के एक्सपीरियंस के साथ साथ उनकी पार्टी को लेकर नज़रिया, डेमोक्रेसी को लेकर उनके नज़रिए से भी बहुत कुछ सीखेंगे। इस इंटरव्यू में हम बात करेंगे रिसेंटली लॉन्च्ड बुक द दिल्ली मॉडल। बहुत सारे मॉडल्स की बात होती है जब सरकारें काम करती हैं, कोई बोलता है गुजरात मॉडल, कोई बोलता है दिल्ली मॉडल। ये मॉडल्स बनते किन से हैं, और इस तरह की किताबों के पीछे क्या सिर्फ एक ऑथर, एक नेता अपनी बात रखता है, इसमें जनता की भी कोई टेस्टिमनीज शामिल की हैं जैस्मिन ने। इस बुक के ऊपर आज हम डिटेल में बात करेंगे। तो बहुत बहुत स्वागत है जैस्मिन आपका। शुक्रिया। हम लोग तीसरी बार मिल रहे हैं, और जितनी बार आप तीसरी बार मिल रहे हैं तो आपका फिटर वर्जन सामने आता है। हाँ, इस बीच में आपने बताया कि पुणे गए, थोड़ा सा उस यात्रा के बारे में बताएं कि क्या ट्रांसफॉर्मेशन हुआ उसके बाद। नहीं, आई थिंक पर्सनल फिटनेस हमेशा एक मेरे लिए प्रायोरिटी रही है। इसके बारे में शायद हमने बहुत ज़्यादा पहले बात नहीं करी है, बट मैं मैराथन रनर भी हुआ करता था। लॉन्ग डिस्टेंस रनिंग मुझे बहुत पसंद है, घंटों दौड़ना करना। खैर अब वो थोड़ा कम हो गया है, तो लार्जली बाय एक्सरसाइज, योगा एज वेल एज डाइट के थ्रू मैं मेंटेन करता हूँ। और मेरा नेचुरोपैथी में पिछले 1 साल में नेचुरोपैथी में विश्वास काफ़ी बड़ा है। करीबन 4 हफ्ते मैंने ब्रेक लिया था। नेचुरोपैथी पुणे का एक सेंटर है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ नेचुरोपैथी, वहाँ पे मैंने ट्रीटमेंट ली थी। और वो बेसिकली बताता है कि नेचर के जितने भी एलिमेंट्स हैं उसको अगर आप संतुलन में लेकर अपना जीवन जिएँ, और ख़ास करके रॉ फूड, अनप्रोसेस्ड फूड खाएँ, तो इंटरनली आपकी इम्यूनिटी, आपकी हेल्थ में बहुत बड़ा इफेक्ट आएगा। और जो खैर मैंने देखा भी, वेट कंट्रोल इज़ ओनली वन पार्ट ऑफ इट, बट आई थिंक इंटरनल आप में कितनी ऊर्जा रहती है। तो आई एम वेरी हैप्पी दैट ठीक से चल रहा है सब। कुछ लोगों के लिए, क्योंकि बहुत से लोग आयुर्वेद और नेचुरोपैथी में खासा विश्वास नहीं करते, अलग बात है, लेकिन बहुत से लोग इसमें डिफरेंस ही नहीं कर पाते। हाउ इज़ नेचुरोपैथी डिफरेंट दैन आयुर्वेद? मतलब ये मेरे ख्याल से आपने अच्छा सवाल पूछा, क्योंकि देखिए हेल्थ एक ऐसी चीज़ है जो सबको अपनी अवेयरनेस कंटिन्यूसली बढ़ाते रहना चाहिए, और इतनी नई चीज़ें हो रही हैं, नए थॉट्स आ रहे हैं। लेकिन आयुर्वेदा और नेचुरोपैथी आर एज ओल्ड एज एनीथिंग एल्स। शुरुआत से ही सबसे, मतलब हम जो कहते हैं प्राचीन काल से, और ये केवल आयुर्वेदा हम इंडिया से बोलते हैं, इंडिया की उपज है। नेचुरोपैथी का वो नहीं है। नेचुरोपैथी वर्ल्ड ओवर बहुत सारे कंट्रीज़ फॉलो करते हैं। मेन डिफरेंस ये है कि आयुर्वेदा में आपको स्पेसिफिक ट्रीटमेंट्स जो होती हैं उसमें दवाई भी मिलती हैं, बहुत सारे एडवांस ट्रीटमेंट्स भी होती है। नेचुरोपैथी का कॉन्सेप्ट होता है कि इट इज़ विदाउट एनी मेडिसिन और पिल्स दे ट्राई एंड करेक्ट यू। तो ऐसे नेचुरल एलिमेंट्स के प्रयोग से, इंटरेस्टिंग वेज से आपको कैसे ठीक किया जाए। नेचुरली ये एक स्लो प्रोसेस होती है। नेचुरोपैथी इज़ नथिंग अबाउट क्विक फिक्स। तो अगर आपको कुछ इमरजेंसी में कुछ बीमारी हो जाती है,
जहाँ पे इमीडिएट ट्रीटमेंट चाहिए तो वो खुद कहते हैं नेचुरोपैथ्स कि आप जाइए एलोपैथिक में चाहिए, इमरजेंसी कर लिए। लेकिन अगर आपको अंदर से अपने बॉडी की इम्यूनिटी को ठीक करना है कि आगे जाके आपको कभी रोग ही ना आए, तब आप नेचुरोपैथी में आइए। तो आपने इसको लेके पहली बार कैसे पढ़ा, नेचुरोपैथी में विश्वास कैसे बना आपका? और दर्शकों के लिए, बाकी जनता जो नेचुरोपैथी में थोड़ा कभी कभी सुनती है जी। और फिर जैसे आयुर्वेद को लेके जितना विश्वास होता है उतना शक भी होता है जी। और उसके रीजंस हैं। नेचुरोपैथी पे कैसे ट्रस्ट बनाया जाए यदि एक आम व्यक्ति उसको पहली बार जान रहा है तो इसमें अगेन आई विल से दैट नथिंग, पहले तो आप स्टडी कीजिए, थोड़ा साइंस खुद समझिए, क्योंकि कई बार ये होता है कि आप सेकेंड हैंड लोगों से अगर मतलब ये चीज़ें सेकेंड रेफरेंसेस से पता चलती है तो वो बिलीफ नहीं आता है। मैंने खुद वहाँ पे जाके ओरिजिनल टेक्स्ट पढ़ी कि नेचुरोपैथी की सोच क्या है, फिलॉसफी क्या है, एंड देयर आर गुड बुक्स अवेलेबल। सेकेंड, स्टार्ट विथ स्मॉल ट्रीटमेंट्स, है ना। आप भले 10 दिन 15 दिन, क्योंकि नेचुरोपैथी इज़ नॉट अ क्विक फिक्स। ये नहीं है कि केवल मसाज लिया, 2-3-5 दिन ब्रेक ले लिया। एक लोग का ये आई थिंक टेंडेंसी है कि इसको एक वेलनेस रिट्रीट के रूप में देखना कि भाई चलो वीकेंड में जाए, 3-4 दिन रिलैक्स कर दिया। दैट इज़ नॉट नेचुरोपैथी। आप मेरे ख्याल से मिनिमम 10-15 डेज़ का अगर आप ट्रीटमेंट लीजिए, इसके कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। आप खुद परखिए कि आपके लिए ये सूट कर रहा है कि नहीं। एंड खास करके डाइट में बहुत हैवी रिस्ट्रिक्शंस देता है, तो यू हैव टू गो विद द राइट माइंडसेट कि जो भी डॉक्टर कहेंगे मैं आई विल फॉलो दैट, एंड देन यू असेस इट वेदर इट वर्क्स फॉर यू। तो आपने भारत सरकार के इंस्टीट्यूट का जिक्र किया, क्या दिल्ली, क्योंकि ऑफ कोर्स अब लोग ये कहेंगे कि देखो ट्रीटमेंट लेने गए तो आप मोहल्ला क्लिनिक में नहीं गए, आप गए तो भारत सरकार के एक इंस्टीट्यूट में ही गए। दिल्ली सरकार में क्या आपने जब आए, आपने कई लीडर से बात की होगी, कहीं आपने इस बारे में बात की कि नेचुरोपैथी एक बहुत एक विलुप्त होती एक तरीका है जो बहुत अब एक्टिव नहीं रहा है, या उसके ओरिजिनल वर्जन सब कह सकते हैं कि विलुप्त होते जा रहे हैं, तो इस पे दिल्ली सरकार ने कुछ सोचने का तैयारी की है आगे? तो देखिए, अब तक मैंने जितने भी ट्रीटमेंट किए दिल्ली में, लगभग बहुत बार मोहल्ला क्लिनिक में भी किए हैं, वो बात नहीं है। दिल्ली सरकार में अच्छे आयुर्वेदिक इंस्टीट्यूट्स हैं, आप भी जानते हैं, आयुर्वेदिक हॉस्पिटल है। ये मुझे ज़रूर स्ट्राइक हुआ कि नेचुरोपैथी क्योंकि इतना पोटेंशियल है, अनफॉर्चुनेटली इसकी अंडरस्टैंडिंग बहुत पुअर है देश भर में। एज आई सेड, मेरा लगाव थ्रू लगाव नहीं, मेरा जो कनेक्ट रहा था NIN से थ्रू माय वाइफ रहा था, तो हमने सोचा चलो दिल्ली से भी 2-3 हफ्ते बाहर जाए। मैंने आके पूछा एक्चुअली ये सवाल, और सत्येंद्र जैन जी से मैं मिला कुछ 1-2 महीने पहले। तब मैंने बात किया कि सर आप नेचुरोपैथी में, ही सेड कि मैं काफ़ी टाइम से दिल्ली में एक स्टेट ऑफ द आर्ट नेचुरोपैथी हॉस्पिटल बनाना चाह रहा हूँ। उन्होंने कहा भी शायद 300-400 बेड का उन्होंने पूरा ब्लूप्रिंट सारा कुछ बना के रेडी रखा था। आपको पता है पिछले 2 साल सत्येंद्र जैन जी जेल में रहे, तो इस सेट की जैस्मिन मैंने 2021-22 में ये तय कर लिया था कि नेचुरोपैथी एज अ फॉर्म ऑफ साइंस वी शुड प्रमोट इट। और इंडिया में एक हिसाब से नेचुरोपैथी पिछले 20-30 साल में काफ़ी बढ़ा है। अगर आप देखेंगे सारे स्टेट्स में कुछ ना कुछ प्रयोग हो रहे हैं, तो ऐसा नहीं कि दिल्ली ने नहीं सोचा, लेकिन पिछले 2 साल में हमने देखा कि हमारे लीडर्स के ऊपर, हमारे गवर्नमेंट के ऊपर काफ़ी ऐसे अटैक्स हुए, तो शायद उसके कारण ये प्रोजेक्ट डिले हो गया है। बट आई हैव बीन अश्योर्ड बाय सत्येंद्र जैन जी कि जैसे हमारी सरकार बनेगी, दिल्ली सरकार का भी एक नेचुरोपैथिक शानदार वर्ल्ड क्लास हॉस्पिटल होगा। बहुत सुंदर। चलिए अब आ जाते हैं हम हमारे द डेली मॉडल किताब पर। इस किताब को जब मैं पढ़ रहा था, मुझे बहुत एक तो इंसाइटफुल लगी, आपने बहुत मेहनत की है इसमें, और क्योंकि हेल्थ वाले चैप्टर के दरमियान हम लोग कई बार बात करते रहे। बिल्कुल, आप भी यू आर वन ऑफ द मेनी कोलैबोरेटर्स। मैं शुरुआत से ही मैंने किताब लिखी कि ये मेरी किताब नहीं है ना, ये कोई सारे ओरिजिनल थॉट्स नहीं है, क्योंकि एक काम जो मैंने किताब में किया कि आई हैव क्रॉनिकल्ड द वर्क ऑफ हंड्रेड्स ऑफ पीपल। मतलब दिल्ली मॉडल में इतने लोगों का योगदान रहा है, और उसको एक्यूरेटली, ट्रूथफुली एंड विथ फैक्ट्स एंड फिगर्स डॉक्यूमेंट करना मेरा एक मकसद रहा था, वन ऑफ द मैनी मोटिव्स। एंड आई थैंक यू, आपने जो शानदार काम किया है मोहल्ला क्लिनिक्स में दिल्ली के ओवरऑल हेल्थ मॉडल के लिए, मैंने कोशिश करी कि वो सही तरह से कैप्चर हो पाए। बिल्कुल ठीक है। और जो विज़न रहा है अरविंद जी का, जिस नज़रिए से वो काम करते हैं, और हर एक आखिर पंक्ति में खड़े हुए आखिरी इंसान के बारे में भी सोच पाना कि उसकी ज़रूरतें क्या होंगी, तो ये सब ने मेहनत की है। और मैं तो इसलिए बहुत उत्साहित हूँ इसको देख के। और इसका जब कवर आया था तो मैंने आपको बताया था कि इसका कवर इतना शानदार है, एक मन में आता है कि यार क्या सरकारें इतना बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन कर सकती हैं, क्या पॉलिटिक्स के ज़रिए इतना बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता है, और वो भी सिर्फ 12 साल की जर्नी में, 12-13 साल की जर्नी में।
पहले तो आप अपनी 8 साल की इस जर्नी को कैसे देखते हैं? यदि आप उसको डिफ़ाइन करना चाहेंगे तो उसको कैसे डिफ़ाइन करेंगे? और अभी तक तो दिल्ली मॉडल जितना बना है, ये कितने % दिल्ली मॉडल बन चुका है या इसका वर्ज़न 2 भी आने वाला है? आपने बहुत सारे सवाल एक ही उसमें पूछ लिए हैं। मैं पहले तो ये कहना चाहूँगा कि दिल्ली मॉडल मेरे लिए पर्सनली, मेरा जो जुड़ाव 2016 से शुरू हुआ फुल टाइम। उससे पहले मैं दिल्ली सरकार के बाहर था, लेकिन एज ए बाहर से एडवाइस देता था थ्रू ऑर्गेनाइजेशन। आई वाज इन कांस्टेंट टच। लेकिन इसकी शुरुआत केवल 8 साल पहले ही शुरू नहीं हुई थी। मेरी जो शुरुआत रही थी, हमने वन ऑफ द अर्लियर आपके साथ अनफिल्टर्ड विद शालीन में बात कही थी कि मैंने आईआईटी मद्रास से पढ़ाई करी। मैं एक प्राइवेट सेक्टर में अच्छा खासा काम कर रहा था। लाइफ सेट थी, जो कहते हैं ना कि मतलब नॉर्मली सारी सुख सुविधाएं थी। लेकिन जिस तरह से इंडिया की गवर्नेंस, मतलब प्राइवेट सेक्टर में बहुत अच्छे कीर्तिमान हम हासिल कर रहे हैं, हमारे लोग स्पेस में जा रहे हैं, ये हो रहा है वो हो रहा है, लेकिन सरकारों के अंदर की फंक्शनिंग देखो तो लगता है कि हम एक थर्ड वर्ल्ड कंट्री है। और मुझे पता नहीं मेरी ओरिजिनल मोटिवेशन या स्पार्क क्या था। मुझे शुरुआत से विश्वास था कि पॉलिसी और पॉलिटिक्स के ज़रिए ही देश ठीक हो सकता है, और ये एक इंटरनल बिलीव था, ये टेस्टेड नहीं था। तो मैंने अपना करियर पाथ चेंज किया। मैंने 10 साल लगभग नॉन प्रॉफिट सेक्टर, डेवलपमेंट सेक्टर में काम किया। ऐसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम किया जो कटिंग एज पे थे कि देश की गवर्नेंस को कैसे सुधारा जाए तमाम सेक्टर्स में। अर्बन एरियाज़ में पॉवर्टी एक्शन लैब जो है नोबेल लॉरिएट्स अभिजीत बैनर्जी, एस्टर डुफ्लो की ऑर्गेनाइजेशन, उनके साथ मैंने कई सालों काम किया हेल्थ एजुकेशन पॉलिसी में। तो और वो मैं देख रहा था कि पॉलिसी से इफ़ेक्ट हो सकता है, लेकिन वो बहुत इंक्रीमेंटल लग रहा था मुझे कि बाहर से रह के जो ऑर्गेनाइजेशंस करती हैं बहुत इंपॉर्टेंट काम करती हैं, जो सिविल सोसाइटी, बट इट इज़ वेरी इंक्रीमेंटल। तो मुझे ये लगा कि नहीं, एक अच्छी पॉलिटिकल पार्टी जिसकी सोच और आइडियोलॉजी के साथ अगर मैं अलाइन करता हूँ और अगर उनके साथ काम करने का मौका मिले, तब ये मेरा जो इनिशियल सोच थी कि नहीं, पॉलिटिक्स के ज़रिए समाज बदल भी सकता है और ये सब इट्स द फास्टेस्ट वे टू चेंज द सोसाइटी। तो 2016 में जब मौका मिला, मैं मनीष जी की टीम के साथ जुड़ा एज एन एडवाइज़र। आई स्टार्टेड देयर। फिर 2018 में मैं वाइस चेयरपर्सन बना दिल्ली डायलॉग कमीशन डीडीसी का। तो तब ये पूरी जर्नी रही दिल्ली मॉडल की। और जब ये किताब मैंने लिखना शुरू करी, ऑब्वियसली मुझे एक आइडिया था कि क्या क्या चीज़ें कवर होगी, लेकिन इन द प्रोसेस ऑफ राइटिंग द बुक जो नुवेंसेस मैंने डिस्कवर की और फाइनली द शेप दिस बुक हैज़ टेकन, मेरे लिए ये एक जो बोलते हैं ना कि इट इज़ प्रूफ ऑफ द पुडिंग दैट येस, वाकई में देश बदल सकता है अगर ईमानदार लोग सरकार के अंदर आएँ, पैशनेटली दिन रात काम करें। और दिल्ली, ये खास करके दिल्ली मॉडल इज़ अ स्टोरी ऑफ होप। वाई? बिकॉज दिल्ली कोई पूरी सरकार नहीं है। हमारे आने से पहले आधी सरकार थी, हमारे आने के बाद मेरे ख्याल से 1/4 सरकार रहेगी, क्योंकि हमारी कंटिन्यूसली ताकतें केंद्र वापस लेते गया। इन सब अड़चनों के बावजूद अगर हम इतना काम कर पाएँ, फंडामेंटल रिफॉर्म्स जो देश ने आज तक कभी नहीं देखे, तो दैट शोज़ यू द पावर ऑफ व्हाट अ गवर्नमेंट कैन डू इफ़ इट रियली वांट्स टू डू। और देश के वोटर को किसी भी पार्टी को चूज़ करने के पहले क्या अपनी विज़न या होप रखनी चाहिए कि मैं अपनी सरकारें से क्या मांगूं। क्योंकि आम आदमी पार्टी के आने से पहले तो मेरे ख्याल से लोग ये होप ही छोड़ चुके थे कि भाई सरकारी स्कूल में अच्छी पढ़ाई हो भी सकती थी। गरीब से गरीब आप देखेंगे ऑटो रिक्शा ड्राइवर्स हैं या रेडी वाले, अगर वो थोड़ा बहुत भी अफोर्ड कर सकते हैं तो अपने बच्चों को प्राइवेट में दाखिला कराते हैं। दैट यूज्ड टू बी अ मैटर ऑफ प्राइड कि नहीं देखो मेरे बच्चे प्राइवेट में पढ़ते हैं। तो ये हमने वो होप रीइंस्टिल करी है लोगों में कि नहीं, सरकारें शानदार प्राइवेट से भी बेहतर पढ़ाई कर सकती है, क्लिनिक्स और हॉस्पिटल शानदार हो सकते हैं, 24 घंटे बिजली जो आप डेवलप्ड कंट्री में आप सोचते नहीं हो कि कभी पावर कट होगा, वो कभी देश ने देखा ही नहीं है, लेकिन हुआ, फ्री बिजली हुई। तो तमाम ऐसी चीज़ें जो मैंने बुक में लिखी, मेरे ख्याल से इट इज़ अ रिमाइंडर नॉट जस्ट फॉर नाउ बट इन द ईयर्स टू कम होपफुली कि सरकारें काम कर सकती हैं, पॉलिटिकल पार्टीज़ में अच्छे लोग आ सकते हैं और सिस्टम में आने के बाद वो एक मूलभूत परिवर्तन ला सकते हैं जो शायद कभी किसी ने सोचा नहीं था। जैसे मैं आपसे पूछ रहा था कि यदि दिल्ली मॉडल जिसको अभी तक हम लोग 10 साल से जी रहे हैं, दिल्ली वाले इसका एक साक्षी हैं कि क्या कुछ मूलभूत परिवर्तन हुए हैं, क्या दिल्ली के रिफॉर्म्स आपके पिटारे में, अरविंद जी के पिटारे में, आम आदमी पार्टी के पिटारे में जितने नए कह सकते हैं रिफॉर्म्स थे,
क्या वो सब अप्लाई हो चुके हैं, अभी बहुत कुछ देखना बाकी है दिल्ली को? नहीं, आई थिंक दिल्ली मॉडल, पहले मैं कहना चाहूँगा, दिल्ली मॉडल इज़ नॉट अ लिस्ट ऑफ रिफॉर्म्स। दिल्ली मॉडल एक सोच है, गवर्नेंस के प्रति एक आइडियोलॉजी है, एंड दैट सोच एंड दैट आइडियोलॉजी का आई डोंट थिंक देयर इज़ एनी एंड टू इट। उस पथ पे हम चल पड़े हैं, हमने बहुत सारे परिवर्तन लाए 10 साल में। मैं इसमें शुरुआत में ही कहता हूँ, प्रस्तावना जो प्रीफेस सेक्शन है, कि मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैंने इसमें 6 सेक्टर्स का बहुत ही डीप अकाउंट दिया है कि क्या बदलाव आए हैं, विच इज़ शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी, ट्रांसपोर्ट और एयर पोल्यूशन। और मैं कह रहा हूँ कि मेरा ये क्लेम भी नहीं है कि किसी एक सेक्टर में हमने जो कुछ करना था सारा कुछ कर लिया, या फिर वो सेक्टर पूरी तरह से तब्दील हो गया, सब कुछ हो गया। लेकिन मैं ये ज़रूर कह रहा हूँ कि पिछले 10 सालों में जो परिवर्तन आया था वो कभी किसी ने सोचा ही नहीं था कि सरकारें कर सकती हैं, एंड इट इज़ अनप्रेसिडेंटेड, बट लॉट मोर इज़ रिक्वायर्ड टू बी डन। तो दिल्ली मॉडल की आइडियोलॉजी क्या है? व्हाट इज़ द गवर्नेंस आइडियोलॉजी? द गवर्नेंस आइडियोलॉजी इज़ दैट हमें अब सरकार की प्राथमिकता होनी चाहिए कि सबसे पहले अपने लोगों के ऊपर इन्वेस्ट करो। जब तक, और लोग मतलब आम आदमी की मैं बात कर रहा हूँ, जो खास करके मिडिल और लोअर क्लासेस से बिलोंग करते हैं, तो लगभग 90% आप मान के चलिए इज़ द पॉपुलेशन। क्योंकि अगर लोग मजबूत नहीं होंगे, लोग सशक्त नहीं होंगे, तो देश कैसे आगे बढ़ेगा? मतलब आम बोलचाल की भाषा में तो सब हाँ कहेंगे कि नहीं, देश के सब मतलब अच्छी शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाएं होनी चाहिए, लेकिन हम ये सवाल पूछना चाहिए हमें कि 75 साल से ऊपर हो गए देश की आज़ादी को, क्यों किसी भी पॉलिटिकल पार्टी ने इसे अपना नंबर 1 प्रायोरिटी नहीं बनाया? मतलब कुछ कहने की चीज़ें कुछ और थी, करने की अलग बातें थी। तो नंबर 1 एक आइडियोलॉजी कि हमें अपने लोगों को मजबूत करना चाहिए ताकि वो दुनिया से हम कम्पीट कर पाएँ, और इसका कोई अंत नहीं है। इसका ये मतलब है कि हमें अपने लोगों को शानदार और विश्वस्तरीय शिक्षा सुविधा, स्वास्थ्य सुविधा, 24 घंटे बिजली, पानी, क्वालिटी सर्विसेज प्रोवाइड करनी चाहिए, पब्लिक ट्रांसपोर्ट सुविधाएं प्रोवाइड करनी चाहिए। पोल्यूशन जैसे मुद्दे पे हमें वर्ल्ड की बेस्ट सिटीज़ के साथ हमें अपने आप को कंपेयर करना चाहिए। तमाम ऐसी चीज़ों, रोज़गार के ऊपर काम करना चाहिए, इकोनॉमी को वाइब्रेंट रखना चाहिए, इन्फ्लेशन को कम करना चाहिए, सारी चीज़ें लोगों से जुड़े मुद्दे हैं। तो नंबर 1 ये है। दूसरा पॉलिटिकल आइडियोलॉजी है वॉर ऑन करप्शन, करप्शन के खिलाफ युद्ध। कई बार ना ये बात होती है ज़ीरो टॉलरेंस ऑफ करप्शन, तो मुझे लगता है ये बहुत ही वीक स्टेटमेंट है। भाई करप्शन सरकार के साथ सिनोनिमस होता है। हमें पता है कि ब्यूरोक्रेसी हो गया या पॉलिटिकल करप्शन देश के सारे सरकारों में लगभग है, लेकिन जब आम आदमी पार्टी आई, हमारा जन्म ही हुआ है एक भ्रष्टाचार विरोध आंदोलन के थ्रू, तो हमने जिस प्रकार से वॉर ऑन करप्शन डिक्लेयर किया, क्योंकि कई बार चीज़ें आप अगर करना भी चाहो, हेल्थ को रिफॉर्म करना चाहो, स्कूलों को, आपको पता चलेगा कि इतनी लॉबीज़ हैं, हर सेक्टर में अपनी लॉबीज़ हैं। और आपको और हमें पता है कि ज़्यादातर जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं या सरकारी प्राइवेट हॉस्पिटल्स या प्राइवेट स्कूल्स हैं, ये पॉलिटिशियंस चलाते हैं। जो प्राइवेट टैंकर माफिया है, ये पॉलिटिशियंस के लोग ही चलाते हैं। तो फिर आपका क्या इंसेंटिव है कि सरकारी स्कूलें ठीक हो, सरकारी अस्पताल ठीक हो, हज़ारों किलोमीटर्स की हमने पाइपलाइन या सीवर लाइन डलवाई, आपका कोई इंसेंटिव ही नहीं है। तो जब तक आप करप्शन को जड़ से नहीं ख़त्म करोगे, और जड़ होती है पॉलिटिकल करप्शन, अगर आपका मंत्री खाता है तो ऑब्वियसली पूरी सिस्टम साथ में खाती है, और वहाँ पे हमने ख़त्म किया। और बहुत सारे हमने रिफॉर्म्स आए जहाँ पे मैंने बात करी कि करप्शन से हमने कैसे निजात दिलाई। एंड थर्ड, टोटल 3 प्रिंसिपल्स जो मैं कहता हूँ दिल्ली मॉडल की सोच क्या है, आइडियोलॉजी क्या है। थर्ड इज़ फिस्कल प्रूडेंस। आपको अगर लगातार अपने लोगों पर निवेश करना है, इन्वेस्ट करना है, हेल्थ की सुविधाओं को विश्व स्तरीय बनाना है, शिक्षा की, तो इट रिक्वायर्स फाइनेंसेस। अगर आप लोगों को मूलभूत चीज़ों पे अगर आप उनको कुछ राहत देना चाहते हो, फ्री की सुविधाएं देना चाहते हो, तो आपकी इकोनॉमी बेहतर होती जानी चाहिए, गवर्नमेंट बजट बढ़ते रहने चाहिए, और ख़ास करके जो फिजूल खर्च होता है सरकार के अंदर, उसको आप कैसे रोकें। तो ये फिस्कल प्रूडेंस, जैसे मैं कहता हूँ कि ये तीनों चीज़ों को अगर आप अमल करते रहो दिन रात, जो मैं कहता हूँ दिल्ली सरकार ने केजरीवाल जी की गाइडेंस में एंड उनके लीडरशिप में किया है, तब जाके एक दिल्ली मॉडल ऑफ गवर्नेंस खड़ा हुआ है। तो इस दिल्ली मॉडल के पीछे, जैसे आपने कहा, फाइनेंस एक बहुत बड़ा डिपार्टमेंट, बहुत बड़ा है, और फाइनेंस के बिना कुछ नहीं होगा। वो एक फ्यूल है, यदि आपको गाड़ी चलानी है तो फ्यूल चाहिए। हमने देखा कि जब दिल्ली सरकार बनी थी, आम आदमी पार्टी की सरकार बनी थी, 2013 की सरकार को तो सरकार नहीं कहेंगे क्योंकि वो 50 से भी कम दिन, सिर्फ 49 दिन चली। जब 2015 में सरकार आई, उस समय लगभग 33 से 35 हज़ार करोड़ रुपए का बजट हुआ करता था।
आज लगभग 73,000 करोड़ का बजट है, लगभग दुगने से ज़्यादा, ढाई गुना होगा, 2.5 गुने के आसपास यदि बजट टच कर रहा है। तो यदि आप इसको एम्पेरिकली समझा पाएँ कि क्या कुछ चेंज हुआ है जिससे ये बजट बढ़ा है, और पहले प्रेसिडेंट्स क्या था, कितने % बजट हर साल बढ़ा करता था, और उसके बाद क्यों ये 2.5 गुना तक पहुंचा? मैं आपको एक सिंपल आंकड़ा बता दूं, एंड बुक में काफ़ी और डिटेल्स हैं, लेकिन दिल्ली सरकार की अब जब हमारी 2015 में सरकार बनी थी तब हमारा बजट था 31,000 करोड़ स्पेसिफिकली। उसके पिछले 5 साल में हमारा बजट 5,000 करोड़ बढ़ा था कुल 5 साल में, मतलब सालाना 1,000 करोड़, 26,000 करोड़ से 31,000 करोड़ तक, 26 से 31,000 करोड़ हुआ हमारे इन 10 सालों में। ये साल मेरे ख्याल से 75,000 करोड़ का बजट है, तो एग्जैक्टली 2.5 टाइम्स। और अगर इसको आप एवरेज देखें तो हर साल 4,500 करोड़ के करीब, 4,500 या 5,000 करोड़ के करीब बढ़ा है, मतलब 5x ग्रोथ आया है हमारे बजट में। मैं केवल बिफोर आफ्टर सिंपल कंपैरिजन कर रहा हूँ। और ये हुआ क्यों है? हम बजट देखिए, नॉर्मली जब सरकारें करप्शन की बात करती हैं तो बात होती है कि नहीं, आपने सरकारी टेंडर को ढंग से इम्प्लीमेंट करो, कहाँ पे कोई पैसा ना खा जाए। लेकिन सब मेरा जो मानना है और हमारा दिल्ली में अनुभव रहा है कि करप्शन स्टार्ट्स एट रेवेन्यू कलेक्शन। आपका पैसा जो है जनता का, वो सरकारी तिजोरी में ही नहीं आने देते हैं। मतलब इतना लीकी पाइप है कि हर जगह पे लोग रिश्वत खाते हैं। टैक्सेशन डिपार्टमेंट्स ऑफ गवर्नमेंट्स आर द बिगेस्ट, मतलब आप मान के चलिए लोग बाकी सरकारों में करोड़ों करोड़ों रुपए देके वहाँ की पोस्टिंग लेते हैं पहले। क्यों? क्योंकि 1 करोड़ देंगे तो 10 करोड़ कमाएंगे। तो जीएसटी डिपार्टमेंट हो गया, वैट डिपार्टमेंट हो गया, एक्साइज डिपार्टमेंट्स हो गए। तो दैट इज़ हाउ पीपल ट्रेडिशनल सोच रही। तो हमने सबसे पहले इस डिपार्टमेंट पे नकेल कसी, वहाँ पे ईमानदार ऑफिसर्स को रखा। और मैं कई सारे प्रयोग, देखिए कुछ ऐसा नहीं था कि एक बहुत ही, मतलब हमारे पास एक सिंगल आइडिया था वो हमने इम्प्लीमेंट कर दिया। शुरुआत रही कि एक ईमानदार सरकार थी, एंड ये मैसेज डाउन द लाइन गया कि ये सरकार विल नॉट अलाउ टैक्सेशन के साथ खिलवाड़ जो भी हो, या लोगों से वसूली हो। वसूली कैसे होती थी? रेड राज हुआ करता था। और मैंने इसमें आंकड़े दिए हैं कि हमारी सरकार के आने के 1 साल पहले करीबन 150 रेड हुई थी। 150 रेड्स ऑन टॉप बिजनेसेस इन 150 रेड्स पर मंथ, पर मंथ 150 रेड्स वैट डिपार्टमेंट करता था। हमारी सरकार आने के बाद हमने 0 to 1 पे लेके आए इससे। हमने बोला कि, क्योंकि पहले ये था कि सब जो सीनियर इंस्पेक्टर्स थे वैट के, उनको पूरी छूट थी कि भाई आप ही तय करो किसको रेड करनी है, रेड कर लो। आपको ऊपर से कुछ परमिशन या आपको एक केस नहीं बनाना पड़ता। यू डोंट हैव टू शो द लॉजिक कि भाई आपका क्या इंटेलिजेंस है, आपकी क्या सोच है कि वाई शुड समबडी बी रेडेड। तो बस यही खुलेआम होता था। आपको पता चला कि कोई बिजनेसमैन के पास बहुत पैसा है, आप पहुंच गए। नॉर्मली क्या टेंडेंसी रहती है कि भाई आप परेशान करने आए हो कुछ खा पी के, तो वो टैक्स भी सरकार को कम पे करते थे और रिश्वत के पैसे भी बाकी सारे लोग खाते थे। तो हमने ये अंधाधुंध रेड राज जो था दिल्ली में वो ख़त्म किया। दूसरा एक बड़ा 2017 में जीएसटी आया, तो पहले 2 साल में वैट का सिस्टम था, और वैट में इतने हाई रेट्स थे दिल्ली के कि हमें लगता था कि नहीं हाई रेट हैं तो ज़्यादा पैसा आएगा, लेकिन उसके कारण कई सारे लोग, व्यापारी परेशान थे और वो कंप्लायंस, फिर कच्चे बिल में वो जो कॉन्सेप्ट होता था कि तो वो सिस्टम को बाईपास करते थे। तो हमने बहुत सारे व्यापारियों के साथ वी डिड कंसल्टेशंस, और उनके कहने पर हमने करीबन मेरे ख्याल से 50-55 आइटम पे 12% वैट को 5% लेके आया। अच्छा, मुझे याद है तब बहुत हल्ला हुआ था। वैट डिपार्टमेंट बोला कि सर हमारा तो पूरा रेवेन्यू क्रैश हो जाएगा। लेकिन हमने सारे व्यापारी, मार्केट एसोसिएशन, सबसे कंसल्टेशन कर रखे, तो उन्होंने बोला कि सर आप कम कीजिए, वी विल एंश्योर कंप्लायंस 100% हो, तो आपका पैसा कम नहीं होगा, बढ़ेगा। तो हमने वी टुक अ लीप ऑफ फेथ। बहुत कम सरकारें, आप देखिए आज की हेडलाइन क्या है, फला फला आइटम पे जीएसटी इतना बढ़ गया, फला फला आइटम पे जी, मतलब पॉपकॉर्न, एक प्रकार का पॉपकॉर्न, पुरानी गाड़ी पे 18% जीएसटी लगेगा, पुरानी गाड़ी पे 18%, रेडी टू ईट पॉपकॉर्न खाओ तो 5%, कुछ और तरीके का पॉपकॉर्न खाओ तो 18%। मतलब आम आदमी की कमर आप तोड़ने की आपने कोई कोशिश पूरी नहीं, मतलब कम नहीं रखी। दिल्ली सरकार के पास जब टैक्सेशन पावर्स थे, अब तो सारा सेंट्रल जीएसटी में आ गया, तब हमने कम किए थे। और लोगों को ये जानना चाहिए, क्योंकि वी वांटेड टू एनकरेज कंप्लायंस, और वाकई में हमारा जो रेवेन्यू था वो बढ़ा, घटा नहीं। तो ये एक सेकंड मेजर था। थर्ड, कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग। हमने ऐसे, मतलब आप मान के चलिए कि तब मनीष सिसोदिया जी फाइनेंस मिनिस्टर थे, ऐसे कम फाइनेंस मिनिस्टर्स होंगे देश में जिन्होंने मार्केट एसोसिएशन के साथ सीधे व्हाट्सएप ग्रुप में वो खुद मौजूद थे।
दिल्ली की जितनी प्रोमिनेंट आई थिंक इट कुड बी अ फ्यू हंड्रेड मार्केट एसोसिएशंस में उनका नंबर था। तो कहीं पे भी अगर कोई अफसर रेड के नाम पे पहुंच जाता था कि उगवाई करने के लिए, तो सीधा मैसेज उनको आ जाता था फर्स्ट हैंड। और मुझे याद है 2018 या 19 की दिवाली के पहले, अच्छा दिवाली के टाइम क्योंकि ऑब्वियसली रेवेन्यूज़ बढ़ते हैं तो ये ऑफिसर थोड़े ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं उगवाई के लिए। तो ऐसे 2-3 मार्केट्स में इन्फॉर्मेशन पहुंची कि जीएसटी वैट डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स पहुंच गए और पैसे मांग रहे हैं। एक साथ टोटल 20 या 22 इंस्पेक्टर्स को सस्पेंड कर दिया मनीष सिसोदिया जी ने, पूरी वैट इंस्पेक्शन टीम को सस्पेंड कर दिया। तो ऐसे कई सारे मेजर्स थे जिसके ज़रिए हमारे रेवेन्यूज़ बढ़े। लेकिन आई वुड इक्वली एम्फसाइज ऑन द सेकेंड पार्ट ऑफ दिस कॉइन। पैसे तो इससे पहले भी मैं कहता हूँ कि सरकार के पास पैसों की इतनी कमी नहीं थी, हमने बढ़ाए, अच्छा हुआ हम बहुत सारी और सुविधाएं कर पाए। लेकिन अगर इतना नहीं बढ़ता तो क्या हम ये काम नहीं कर पाते? हम फिर भी कर पाते। क्यों? क्योंकि हमने सरकार के पैसों को ईमानदारी से खर्च किया और इनएफिशिएंट अनावश्यक स्पेंडिंग को कम कर दिया। और उसका सबसे मेरे ख्याल से प्यारा सा एग्जांपल है मोहल्ला क्लिनिक। प्राइमरी हेल्थ केयर के नाम पे पिछली सरकारें दिल्ली की कैसे प्राइमरी हेल्थ केयर प्रोवाइड करती थी? एक डिस्पेंसरी नाम का कॉन्सेप्ट था जिसमें 5 करोड़ की कंक्रीट की इमारत बनाते थे मल्टी स्टोरीड, और उसमें 20-22 आप लोग रखते थे। मतलब आप सोचिए सरकारी लोगों की तनख्वाह का कॉस्ट कितना होता होगा। अच्छा, वहाँ पे दवाई नहीं मिलती थी, आधे टाइम से ज़्यादा डॉक्टर भी नहीं मौजूद थे, तो काम कुछ होता नहीं था, लेकिन खर्चे 5 करोड़ की एक इमारत बना दी। मोहल्ला क्लिनिक का क्या आइडिया है? वही सुविधाएं पहले हम पहली बार वहाँ पे फ्री, मेरे ख्याल से 90 के करीब टेस्ट फ्री हैं, 175 के करीब मेडिसिन फ्री हैं और फ्री MBBS डॉक्टर से आपको कंसल्टेशन मिलती है। वो पूरी इमारत केवल 20 लाख रुपए में हमने बनाई। तो कितना पैसा हमने बचाया? और ये हमने एक नहीं, हमने 500 से ज़्यादा मोहल्ला क्लिनिक, 550 मोहल्ला क्लिनिक खोले। तो हर जगह पे हमने ये सोचा कि सेम काम बेहतर कैसे करें और इसको फ्रैक्शन ऑफ द कॉस्ट में कैसे करें, और ये तभी हो पाया क्योंकि एक ईमानदार सरकार। तो यदि ये दिल्ली मॉडल रेप्लिकेट करना होगा तो आपको क्या लगता है कि जैसे भारत सरकार के पास भी नीति आयोग है, पहले प्लानिंग कमीशन हुआ करता था, लेकिन आम तौर पे जितनी मेरी समझ है नीति आयोग को लेकर, नीति आयोग में भी कई बार मेरा विज़िट करना हुआ, पर वो सब राय मशवरे देते चले जाते हैं, कागज़ पे कागज़ काले किए जाते हैं, लेकिन वो पॉलिसी में या तो कन्वर्ट होता नहीं, होता है तो उसकी मॉनिटरिंग में उनकी कोई रुचि नहीं है या मॉनिटरिंग में उनका कोई योगदान ही नहीं है। लेकिन आप जब BDC में रहे, आप रेगुलर प्रोग्राम्स मॉनिटर भी करते थे, क्या बेसिक डिफरेंस है डायलॉग एंड डेवलपमेंट कमीशन ऑफ दिल्ली में और नीति आयोग जैसी तमाम संस्थाएं जो अलग अलग स्टेट्स के साथ काम करती हैं? देखिए, मैं पहले आई विल अगेन गो बैक टू द फैक्ट कि आपकी गवर्नेंस की आइडियोलॉजी क्या है। क्योंकि आप बहुत अच्छी पॉलिसी इंप्लीमेंट कर लें, लेकिन अगर आपकी फंडामेंटल सोच ही गलत है तो एक्चुअली वो नुकसान करेगी आपको। नीति आयोग मेरे ख्याल से 3 या 4 साल पहले एक कॉन्सेप्ट पेपर लेके आई कि कैसे तमाम सरकारी हॉस्पिटल्स जो हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल पे उनका निजीकरण करना चाहिए। निजीकरण करना चाहिए, बिल्कुल, पूरी तरह से इसको प्राइवेटाइज कर लो। उनका ये था कि सरकार कभी भी अस्पताल नहीं चला सकती, तो इनको निजी हाथों में दे दो और फिर सरकार केवल मॉनिटरिंग करती रहे। अब उस पर आप जितनी भी अच्छी पॉलिसी बना लो, आई फंडामेंटली डिसएग्री विद इट। तो आई थिंक समवेयर द गवर्नेंस आइडियोलॉजी हैज़ टू मैच, और उसके बाद आती है कि चलो आप अच्छे लोगों को लेके आओ, आप कंसल्टेशन करो, आप मॉनिटरिंग सिस्टम्स बनाओ। ये जो सेकंड पार्ट ऑफ द इक्वेशन है उसमें बहुत अच्छे बेस्ट प्रैक्टिसेस है। मैं नहीं कहूँगा कि केवल DDC इज़ द ओनली थिंग। कई सारे प्रोजेक्ट्स देश में सक्सेसफुल हुए हैं और ये क्योंकि अच्छी प्रैक्टिसेस है। DDC में खास करके एज आई सेड हमारा फर्स्ट अलाइनमेंट था कि नहीं, वी हैड अ फंडामेंटल बिलीव कि सरकारें अच्छा काम कर सकती हैं, क्वालिटी आउटपुट दे सकती हैं, और सबसे ज्यादा काम होना चाहिए लोगों को सशक्त करने के लिए, टू इन्वेस्ट इन द ह्यूमन कैपिटल। अगर हमारे लोग मजबूत नहीं होंगे, अगर हमारे लोग शिक्षित या स्वस्थ नहीं रहेंगे, तो हम कैसे compete कर पाएंगे? हाउ विल इंडिया ग्रो? मतलब केवल GDP के आंकड़े दिखा देना, 2-4 अडानी अंबानी जैसे बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट को प्रमोट करके क्या देश के लोग सशक्त हो जाएंगे? क्या उनकी आय बढ़ जाएगी? सो आई थिंक दैट इज़ द फंडामेंटल आइडिया। DDC के अंदर, क्योंकि आपने ये सवाल पूछा, मैं केवल 1-2 चीज़ें कहूँगा कि हमारा एक मोटो था कि DDC वॉज अ ब्रिज इंस्टीट्यूशन। वॉज मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अभी फ़िलहाल आपको पता है कि LG साहब ने दिल्ली सरकार की काफ़ी सारे पूरी व्यवस्था को ही हैज़ ट्राइड टू शेक इट अप एंड ही हैज़ ट्राइड टू
सस्पेंड बोल दूंगा या फिर इसको काम रोकने की बहुत प्रयास किए हैं। तो उसके तहत ओवरनाइट एक ऑर्डर आया कि डीडीसी को डिसॉल्व कर दिया जाए। इसमें कोई तुक नहीं था, ना उनके पास ज्यूरिसडिक्शन थी। तो अब ये मैटर सब जुडिस है। बट डीडीसी के दो मोटो थे। एक तो नंबर 1 कि हम एक्सटेंसिव पब्लिक कंसल्टेशन करेंगे। वी वर अ ब्रिज इंस्टीट्यूशन बिटवीन दिल्ली गवर्नमेंट एंड द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। तो हमें कोई भी हर पॉलिसी नहीं आता था डीडीसी के पास, लेकिन हाँ कई ऐसे कटिंग एज चीज़ें थी जहाँ पे हमें बाहर से रिसर्च करके सरकार को इन्फॉर्म करना था, तो वो डीडीसी के पास आती थी। और इसमें हम पहले ये पूछते थे कि हु आर द बेस्ट पीपल इन द वर्ल्ड हु नो अबाउट दिस। हमें ये कोई नहीं था कि भाई क्योंकि हम सरकार में हैं तो हमारे पास ही सारे आइडियाज़ हैं, बिल्कुल नहीं। सोलर पॉलिसी बनानी है, फिगर आउट हु आर द मोस्ट नॉलेजेबल पीपल ऑन सोलर इंडस्ट्री, सोलर टेक्नोलॉजी, एकेडमिक्स हो, सिविल सोसाइटी हो, कई इंडस्ट्री से हो, सिमिलरली इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी। तो एक्सटेंसिव कंसल्टेशंस, कुछ पॉलिसी ऐसी हैं शालीन जहाँ पे हमने 1 साल कंसल्टेशंस की हैं। ड्राफ्ट पेपर निकाला, इनपुट्स आए, दूसरा ड्राफ्ट निकाला, तो वो सारा काम हुआ। सेकंड, जो मॉनिटरिंग वाली बात करी, एक टेक्निक हमने जो इस्तेमाल की विच इज़ आउटकम बजट, जो हमने एक बार पहले बात भी करी है कि सरकार के तमाम मेजर प्रोजेक्ट्स के ऊपर हमने एक मॉनिटरिंग फ्रेमवर्क डाला विच इज़ आउटकम बजट। कुल 1800 से ज़्यादा हमने इंडिकेटर्स डिफाइन किए कि हर सरकारी स्कीम का आउटपुट क्या होगा, अगर आप पैसा खर्च करोगे तो आपको क्या मिलेगा, और जनता को जो सुविधाएं मिलेगी उसको आप कैसे मेजर करोगे, जनता के सेटिस्फैक्शन को आप कैसे मेजर करोगे, उसे हम आउटकम कहते थे। और ये सिस्टमैटिकली हम ट्रैक करते हैं हर क्वार्टर में। डीडीसी इसमें प्लानिंग डिपार्टमेंट जो दिल्ली सरकार, उसके साथ मिलकर ये काम कर रहा था। तो दैट गेव अस अ वेरी गुड आइडिया। बहुत सारे डेटा पॉइंट्स इसमें, मैं दिस बुक इज़ रिच विथ डेटा एंड ऑथेंटिक डेटा, क्योंकि सरकार के पास एक मॉनिटरिंग फ्रेमवर्क था, आउटकम बजट, और ये सारा पब्लिक डोमेन में है। मैंने तो केवल इसको इकट्ठा करके एक सरल तरीके से कम्युनिकेट करने की कोशिश करी। जब आप डीडीसी के रोल के बारे में बात करते हैं तो एक बहुत ही ज़रूरी क्वेश्चन दिमाग में आता है कि इस देश में टेक्नोक्रेट्स, ब्यूरोक्रेट्स और एकेडमिया तीनों अलग अलग डायरेक्शंस में क्यों काम कर रही होती हैं? क्यों इन तीनों के बीच में कोई सिंक्रोनाइजेशन नहीं है? सिंक्रोनाइजेशन से मेरा मतलब ये हुआ कि जैसे आपने कहा कि यदि आपको सोलर पॉलिसी बनानी है तो क्यों उस एरिया में जितनी रिसर्चेज हुई हैं, चाहे वो एकेडमिया ने की हो, चाहे टेक्नोक्रेट्स ने की हो, उसके अंदर जो भी टेक्नोलॉजी डेवलप हुई है, क्यों नहीं हम स्टेक होल्डर कंसल्टेशंस में बिलीव करते? और क्यों हमें ऐसा लगता है मंत्रियों को, सरकार चलाने वालों को, कि अरे भैया जो ब्यूरोक्रेट ने कह दिया वो आखिरी सच है, और ब्यूरोक्रेट को पता है यार मेरे आखिरी फैसला तो मुझे ही लेना है या दिलवाना है। कलम भले मंत्री की चले लेकिन सिग्नेचर उसी के होते हैं। तो ये सिस्टम कितना, जब हम कहते हैं कि हमारे एक रिफॉर्म की ज़रूरत है पूरे देश को, तो किस हद तक ये सिस्टम रॉटेड हो चुका है, जिससे ये साफ साफ दिखता है कि जब कोई भी डिसीजन लेना हो, जैसे आप फार्म बिल्स की बात करें, कंसल्टेशंस का पूरी तरह से अभाव दिखता है। कोई भी दूसरा बिल आप उठा के देख लें। अभी यूट्यूबर्स को टेलीकॉम मिनिस्ट्री ने एक बिल पेश करने की कोशिश की थी, जिसमें जितने भी यूट्यूबर्स हैं, सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स हैं, उनको शट डाउन करने की या उसको एक तरह से सरकार का पिट्ठू बनाने की कोशिश की थी। यहाँ भी कोई कंसल्टेशन कभी नहीं सुनी। बाकियों को छोड़िए, उन्होंने अपने जो गोदी ये लोग हैं उनसे भी कोई कंसल्टेशन नहीं की। मतलब उनकी भी कोई से नहीं है कहीं पर। जो कुछ हैं, कुछ चंद लोग हैं। जैसे मैंने अभी एक किसी ने व्हाट्सएप पे भेजा कि 4 गुजराती देश चला रहे हैं, 2 बेच रहे हैं, 2 खरीद रहे हैं। आप भी गुजराती हो वैसे? हाँ। आप भी दिल्ली सरकार में काफ़ी, इसलिए मैंने एक जो चैप्टर इसमें लिखा है कंपैरिजन दिल्ली और गुजरात मॉडल, तो मेरे ख्याल से आपके जो भी ये देख रहे हैं इसको समझना चाहिए कि ये गुजरात के मॉडल का क्रिटिक कर रहे हैं और इसकी तुलना कर रहे हैं दिल्ली मॉडल से। देखिए, आपने जो सवाल पूछा शालीन, दैट गोज़ टू द हार्ट ऑफ आवर पॉलिटिक्स लेस देन गवर्नेंस। क्योंकि देश की पॉलिटिक्स अब ऐसी हो गई है कि भाई कैसे भी करके आप पावर में आ जाओ, और जब आप पावर में आ जाओ तो आप चंद वेस्टेड इंटरेस्ट्स के लिए काम करो और सरकार में बने रहने के लिए काम करो। आप अपने जनता से जुड़े जो मुद्दे हैं उनके ऊपर मूलभूत रिफॉर्म करने की कभी कोशिश ही नहीं करेगी, और अगर करी गई तो मैं कहूँगा बहुत ही पीसमील, हाफ हार्टेड। तो इसलिए अगर आपको पता है कि मैं फार्म बिल्स लाना है और मुझे क्यों लाना है, क्योंकि फला मेरे दोस्त का फ़ायदा होगा, तो भाई मैं कंसल्टेशन क्यों करूँ? मुझे तो आइडिया पता है कि मुझे क्या हासिल करना है। अगर आपकी नीयत है
कि नहीं, मैं फार्म बिल्स लाना चाहता हूँ क्योंकि मैं फार्मर्स का उद्धार करना चाहता हूँ, और इसलिए मुझे देश भर के एग्रीकल्चर एक्सपर्ट से बात करनी है, फार्मर यूनियन से बात करनी है, 1 साल में बात करूँगा, सारी कम्युनिकेशन एंड प्रोसीडिंग्स पब्लिक डोमेन में होगी, उसके ऊपर एक डिस्कशन पेपर आएगा और फिर ड्राफ्ट पॉलिसी आएगी। मेहनत का काम है, बहुत मेहनत का काम है, आपको सुनने की शक्ति चाहिए उसके लिए। दैट इज़ व्हाई आई एम सेइंग कि ये सवाल है आपके पॉलिटिकल वैल्यू सिस्टम का। और इसलिए दिल्ली मॉडल, जब ये बुक लॉन्च हुई थी, आप भी थे बुक लॉन्च, अरविंद केजरीवाल जी और तमाम हमारे सीनियर लीडर्स थे, उन्होंने करी। तो अरविंद जी ने एक बहुत अच्छी बात कही कि दिल्ली मॉडल ऑफ गवर्नेंस केवल एक मॉडल ऑफ गवर्नेंस नहीं है, एक आम आदमी मॉडल ऑफ पॉलिटिक्स भी है। क्योंकि ये हमारी फंडामेंटल बिलीफ सिस्टम है कि अगर हमें मूलभूत बदलाव करने हैं, हम किसी हमारे दोस्त, खास दोस्त के लिए बदलाव नहीं कर रहे हैं, जनता के लिए कर रहे हैं। और हर चीज़ हम जनता के बीच में इसलिए जाते हैं बिकॉज वी हैव दैट, ये हमारे लिए एक फेथ है कि नहीं, वहीं से हमें समाधान मिलेंगे। और सरकारों का काम क्या है, डेमोक्रेसी का मतलब क्या है, एक बार आपको चुन लिया, बट एट द एंड ऑफ द डे यू हैव टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स ऑफ द पीपल, और ख़ास करके जो उनकी ज़िंदगी से जुड़े मुद्दे हैं। तो मुझे ये लगता है दैट इज़ एज फार एज द पॉलिटिक्स इज कंसर्न। ब्यूरोक्रेसी की मैं आपको अलग एक चीज़ बताता हूँ। देखिए, अब तक देश भर में ब्यूरोक्रेसी, और अभी भी मैं, मेरे ख्याल से लगभग मेजॉरिटी स्टेट्स में ब्यूरोक्रेसी इज़ ऑल पावरफुल। पॉलिटिशियंस की जो छाप रहती है ब्यूरोक्रेसी में कि अरे ये तो क्या, इनको क्या पता, हम IAS ऑफिसर हैं, इतने पढ़े लिखे हैं, ये तो अंगूठा छाप हैं, इनको तो कुछ पॉलिसी की आइडिया नहीं है। ठीक है, मंत्री बन गए तो मंत्री का नॉर्मली क्या होता है, फीता काटने के वक्त बुलाओ और हाँ 2-3 एक ये हाईवे बना लो, एक ये कर लो, बाकी कोई विजन नहीं होता है। तो ये विजन काम कौन डिफाइन करता है, पॉलिसी कौन डिफाइन करती है, ब्यूरोक्रेसी करती है। ब्यूरोक्रेसी ही देश को चला रही है लगभग, मैं आपको कहूँ। और उनमें ये एक रहता है, भाई हम तो सभी जानते हैं, हम कलेक्टर रहे हैं, उनके लिए ज़मीन पे उतर के बात करना, क्योंकि इट इज़ अ टाइम एंड एफर्ट। कई बार ये होता है कि इनके पास टाइम नहीं होता है, लेकिन मोर देन टाइम आई थिंक इट्स अ क्वेश्चन ऑफ इंटेंट एंड दिस बिलीव कि भाई मेरे पास ही सारे आइडियाज़ हैं। तो उसके कारण कई सारे अगर आइडियाज़ लिखे भी जाते हैं, पॉलिसी के शानदार पेपर्स भी बनाए जाते हैं, कभी वो लागू नहीं होते बिकॉज दे आर इम्प्रैक्टिकल। आपने ज़मीन पर उतर के लोगों से बात ही नहीं करी। दिल्ली मॉडल ऑफ गवर्नेंस में हमारे काम करने के तरीके बहुत ही डिफरेंट हैं, और इसका जो आफ्टरवर्ड सेक्शन है उसमें मैंने खास करके लिखा है। पहली बार जो मैंने, क्योंकि इससे पहले मैं सिविल सोसाइटी में काम करता था, लगभग मैंने 10 स्टेट गवर्नमेंट्स के साथ काम किया, और जब भी मैं एज एन एक्सटर्नल इंस्टीट्यूशन आइडियाज़ लेके जाता था, मैं सुनवाई किससे होती थी, पहले एक लो लेवल IAS ऑफिसर, वो 3 बार मीटिंग रिजेक्ट करता था, लेट आता था, आता ही नहीं था, फिर एक सीनियर ऑफिसर से बात होती थी, और फाइनली सब कुछ जब हो गया तो एक बार शायद मंत्री से, अगर बहुत बड़ा प्रोजेक्ट हुआ तो मंत्री आता था, हाँ हाँ हूँ करके 5 मिनट में निकल जाता था और कह देता, अच्छा आप देख लीजिए, आप करवा लीजिए इनका काम जो भी है, अगर इनको आइडिया पसंद आया। इंटरेस्ट कभी कुछ नहीं था बैठ के कि मैं खुद डिस्कस करूँ, मैं फिगर आउट करूँ। और मेरी पहली मीटिंग का मैंने जिक्र किया जब मैं मनीष सिसोदिया जी से पहली बार मिला था जुलाई 2015 में। तो मैं तो कई सारे सरकारों से मिल रहा था, आम आदमी पार्टी की सरकार आई, उन्होंने कहा कि हम एजुकेशन का बजट डबल कर रहे हैं, तो हम बहुत एक्साइट हो गए कि चलिए कुछ अच्छे लोग हैं, शायद काम करने की इच्छा है, तो हम जाके मिले। 3 घंटे तक वो मीटिंग चली। मनीष जी एज फाइनेंस मिनिस्टर एंड एजुकेशन मिनिस्टर खुद मौजूद थे, और सबसे ज़्यादा सवाल पूछने वाले मनीष सिसोदिया जी। और इतना ही नहीं, उसके बाद जितने भी मेरे एक्सपीरियंसेस रहे दिल्ली में, केवल मनीष जी के साथ नहीं, अदर मिनिस्टर्स ऑल्सो, जो भी पॉलिसी आइडिया या हमारा फ्लैगशिप रिफॉर्म है जिस पे हमारा एजेंडा है कि नहीं हमें स्कूल ठीक करने हैं, उन सारे आइडियाज़ का नट्स एंड बोल्ट्स डिज़ाइन मिनिस्टर के प्रेजेंस में होता है, इनका इम्प्लीमेंटेशन मिनिस्टर के प्रेजेंस में होता है। तो ये नहीं है कि हमने सारे उठा के ब्यूरोक्रेसी, तो एक हिसाब से ब्यूरोक्रेसी वो स्लाइटली डिसएम्पावर्ड इन दिल्ली, क्योंकि केवल एक था ना कि एक कब्जा हो गया था, वो हमने तोड़ा है। उनका योगदान रहा है क्योंकि कई ऐसी चीज़ें ग्राउंड पे हुई है, क्योंकि मिनिस्टर्स एंड ब्यूरोक्रेसी वर्क टुगेदर। बट अगेन इट कम्स टू द क्वेश्चन ऑफ इंटेंट। हमारी काम करने का तरीका ही अलग था। वी हैड ओनरशिप ऑफ रिफॉर्म्स एंड डे एंड नाइट मॉनिटरिंग हमारे लोग करते थे। और ये क्यों कर पाए? क्योंकि ये सारे पढ़े लिखे नेता थे। हर जगह ये पॉसिबिलिटी नहीं है। आप बाकी सारे स्टेट्स का देख लो कि कितने पढ़े लिखे क्या नेता है। हमारे सारे नेता एक से बढ़कर एक पढ़े लिखे हैं, तो इनको कोई बेवकूफ़ नहीं बना सकता। एंड दे कुड एंगेज विद द पॉलिसी रिफॉर्म प्रोसेस। तो दिल्ली मॉडल आप 3 डायमेंशंस में देख सकते हो। आई थिंक हमने अच्छी पॉइंट्स ऑलरेडी कवर किए। एक तो एक ही दिल्ली मॉडल इज़ अ लिस्ट ऑफ रिफॉर्म्स कि भाई एजुकेशन में ये कर लो, हेल्थ में कर लो,
That is one part of it. The second is the political ideology behind the Delhi model, क्योंकि तभी आप ये सारा काम कर पाओगे. And third is how have we implemented the Delhi model, जिसमें ministers हो जाएं, advisors हो जाएं, bodies like DDC हो जाए, जो experts from outside brought in and they engage in the reform process. तो ये कई dimensions एक साथ जब आए तब ये आई थिंक मैजिक वॉज क्रिएटेड इन द नेम ऑफ दिल्ली मॉडल. आपने जो जिक्र किया कि आपने बहुत हद तक ब्यूरोक्रेट्स के हाथ से जो ग्रिप थी उनकी सरकार के ऊपर, कहीं ना कहीं वो कमज़ोर हुई, बिकॉज दे वर गेटिंग आंसरेबल टू द मिनिस्टर्स नाउ, बिकॉज मिनिस्टर्स आर रीडिंग फाइल्स, दे आर नॉट जस्ट साइनिंग इट, दे आर रीडिंग एवरी सिंगल पेज ऑफ इट, एवरी सिंगल नोटिंग दे आर राइटिंग बाय देमसेल्व्स. तो ये कभी होता नहीं था, ये तो रीत ही नहीं थी. तो क्या यही रीज़न है कि कहीं ना कहीं जब केंद्र सरकार ने इंस्टीट्यूशंस को कमज़ोर करने की कोशिश की दिल्ली सरकार के, और दिल्ली सरकार के हाथ से एक के बाद एक एजेंसी छीननी शुरू की, उसमें ब्यूरोक्रेसी सारा तमाशा बस देखती रही? शायद एक कारण हो सकता है, लेकिन मेरे ख्याल से ब्यूरोक्रेसी कुछ ज़्यादा कर भी नहीं सकता था. देखिए, एट द एंड ऑफ द डे, एंड इट गोज़ टू द हार्ट ऑफ द क्वेश्चन दैट आई आस्क इन द लास्ट चैप्टर ऑफ द बुक, कि दिल्ली देश की राजधानी को किसको गवर्न करना चाहिए, इलेक्टेड लोगों को या सिलेक्टेड लोगों को? क्योंकि जब से आम आदमी पार्टी की सरकार बनी है 2015 में, उससे पहले दिल्ली की जो ब्यूरोक्रेसी थी वो हमेशा चीफ मिनिस्टर को रिपोर्ट करती थी. तो उनके ट्रांसफ़र पोस्टिंग्स, डिसिप्लिनरी एक्शन, अगर आपके मंत्री ने आपको कुछ कहा है और फिर भी आप अड़े हुए कि नहीं आपको नहीं करना है, फॉर्मल आपको ऑर्डर्स दिए हैं, आप ये मान के चलिए कि आर्मी में अगर कोई ऊपर का जनरल ऑर्डर देता है तो क्या कोई नीचे हरकत कर सकता है कि नहीं मैं नहीं जाऊंगा सीमा पे, मेरा मन नहीं है? लेकिन दिल्ली सरकार में मिनिस्टर अगर ऑर्डर करता है, अफसर खुद अपनी मनमानी से कुछ भी लिखते हैं, नहीं करना है या वॉट एवर इट इज़ द रीज़न. 2015 से पहले द ब्यूरोक्रेसी वॉज रिपोर्टिंग इन टू द इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर. तो इलेक्टेड गवर्नमेंट की चलती थी ऑन ईच एंड एवरी मैटर. 2015 में जब से हमारी सरकार बनी तो बीजेपी को वो हार, मेरे ख्याल से अब तक दे हैव नॉट बीन एबल टू डाइजेस्ट इट, कि देश की राजधानी में जहाँ पे हम 2014 में इतने बड़े मैंडेट से जीते थे, हम 3 सीट पे आके सिमट के रह गए. तो उन्होंने तय कर दिया कि अब इनको गवर्न नहीं करने देना, और पहली बार एक ऐसा ऑर्डर निकाला गया जो देश की हिस्ट्री में कभी इलेक्टेड गवर्नमेंट के खिलाफ नहीं निकाला गया, कि आपकी ब्यूरोक्रेसी चीफ मिनिस्टर को नहीं, एक केंद्र के नुमाइंदे एलजी साहब को रिपोर्ट करेगी. और तब से पूरी ब्यूरोक्रेसी की कमान उनके हाथ में है. तो ब्यूरोक्रेसी एक हिसाब से देखो ये नौकरशाही है. अगर मैं आपको कहता हूँ कि आपका बॉस ये नहीं है वो है, तो आप किसकी सुनोगे? अंत पंत में तो इन्हीं की सुनोगे, वरना आपके ऊपर गाज पड़ेगी, आपकी नौकरी ख़त्म हो जाएगी. तो मेरे ख्याल से ब्यूरोक्रेसी के हाथ की नहीं थी बात. मेन था कि सेंटर ने और बीजेपी ने ये चुन लिया, डिसाइड कर लिया कि केजरीवाल जी की सरकार को हम हमेशा वी विल ट्राई एंड स्टॉप देयर वर्क्स, इनको हम डिरेल करेंगे. लेकिन फिर भी इसलिए मैं कह रहा हूँ कि क्योंकि कई बार ना आम आदमी पार्टी की जब बात होती है नेशनल मीडिया में, वो हमेशा ही होती है घमासान, लड़ाई झगड़ा, बट दैट इज़ नॉट द रियलिटी ऑफ. आप और हम तो सरकार के अंदर रहे हैं. इतने शानदार काम हुए हैं, इन सारे अड़चनों के बावजूद ऐसे काम हुए जो कभी देश में कोई सोच नहीं सकता था हो सकते हैं. एंड आई थिंक दैट इज़ द स्टोरी ऑफ द दिल्ली मॉडल, कि अगर आपके पास नीयत है, अगर आप ईमानदार हो, तो यू कैन, लाइक द स्काई इज़ द लिमिट. ठीक है, आप अगर हमारे पास ये सारी ताकतें होती तो क्या हम इससे ज़्यादा कर पाते? शायद 2 या 3 गुना और ज़्यादा कर पाते. लेकिन फिर भी जो जितने काम हुए हैं वो लगभग असंभव माने जाते थे 2015 में. एक डायकॉटमी यहाँ देखने को मिलती है कि एक तरफ से हम कहते हैं कि हमारे मंत्री, हमारी सारी मिनिस्टर, सारे लीडर्स पढ़े लिखे हैं और उसकी वजह से सरकार में रिफॉर्म्स हो रहे हैं. ज़मीन पे जब हम देखते हैं तो ज़मीन पे ऐसा कुछ दिखता है कि जो हमारा वोटर है, आम आदमी पार्टी का जो वोटर है, वो वोटर वो है जो अशिक्षित है, वो वोटर वो है जो गरीब है, जबकि जो अमीर हैं, जो कोठी वाले हैं, जो सो कॉल्ड एफ्लुएंट हैं, वो आम आदमी पार्टी की राजनीति को पसंद बहुत हद तक नहीं करते. वो हम कहते हैं ये तो 32% वोट जो है बीजेपी का, ये इंटैक्ट है, क्योंकि इसमें वो लोग हैं जिनको मतलब नीचे की लोगों से खासा लेना देना नहीं है, उनके अपने कंफर्ट जोन में वो रहना चाहते हैं और वो पढ़े लिखे हैं. तो इस गुत्थी को कैसे सुलझाइएगा? देखिए, पहले मैं एक क्वालिफाई कर लूँ आपके स्टेटमेंट को कि आम आदमी पार्टी के जो सपोर्टर्स हैं उसमें एक भारी वर्ग मिडिल क्लास का भी है.
डेफिनेटली हमारे प्रोपोर्शनली हम अगर बात करें तो गरीब तबका एक भारी मात्रा में हमारे साथ जुड़ा हुआ है। एंड इसका डायरेक्ट ये हो सकता है कि कई सारी हमारे जो स्कीम्स एंड बेनिफिट्स हैं वो उनको ज़्यादा छूते हैं, एंड वो होना भी चाहिए। सरकार का काम है कि यू वर्क टूवर्ड्स इक्वालिटी इन द सोसाइटी, तो जिनके पास कम संसाधन है आप उनको थोड़ी ज़्यादा मदद करेंगे। लेकिन अगर अपर मिडिल क्लास बोल दो या फिर रिचर पीपल, वो आम आदमी पार्टी से इतना क्यों अगर अटैच नहीं कर पाएँ, तो आई फील ये सोचने वाला सवाल है। बिकॉज ऐसा नहीं कि हमने उनके लिए काम नहीं किया, जो जो काम हमने किए हैं, एक देखिए दो हिसाब से आप सोच सकते हो कि अगर हमने तमाम सरकारी स्कूल अस्पताल वगैरह ठीक किए हैं तो एक हिसाब से एक हमने बेस ऑफ द इकोनॉमी क्रिएट किया है। अगर आप एंटरप्रेन्योर है, अगर आप चाहते हो कि अच्छे आपके एम्प्लॉयज़ हों, तो दे विल कम फ्रॉम ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ, मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास। और अगर वो उनके बच्चे अच्छे पढ़ रहे हैं, दे आर कमिंग मोर टैलेंटेड आउट ऑफ द स्कूल सिस्टम। अगर उनके लिए हेल्थ केयर सर्विसेज अच्छी है, अगर आपको उनके ऊपर हेल्थ इंश्योरेंस ना खर्च करना, अभी हमने एक संजीवनी योजना लॉन्च करी, अब वो देखिए तमाम मिडिल क्लास के लोगों को इफ़ेक्ट करेगी। मतलब मैं खुद अपने पेरेंट्स के लिए, मुझे पता है कि प्राइवेट हेल्थ इंश्योरेंस कितना महंगा होता है, और मैं हमेशा सोचता हूँ कि ख़रीदना चाहिए नहीं ख़रीदना चाहिए। तो देर आर मैनी ऑफ दीज इनिशिएटिव्स। एक मैं इन्फ्लेशन की बात कर लूँ, मतलब हमारा जो काम हुआ है, ये कई बार हमारे काम को ब्रैकेट करने की कोशिश होती है कि नहीं आप तो केवल गरीबों के स्कूल, सरकारी स्कूल अस्पताल में कौन अमीर जाता है। लेकिन हमारे काम के जो इम्पैक्ट हुए हैं वो इतने वाइड स्प्रेड हैं कि कई बार लोग भूल जाते हैं कि नहीं भाई, आपके जीवन पे भी बहुत असर पड़ा है। दिल्ली में आज देश भर में सबसे कम इन्फ्लेशन दिल्ली में आपको मिलेगा, विच इज़ हाफ देन दैट ऑफ द नेशनल एवरेज। हमारे यहाँ मैंने अप्रैल 2024 का आंकड़ा दिया है कि 2.2% इन्फ्लेशन था, विच इज़ लेस देन द नेशनल 4.8%। गुजरात वॉज 4.9%। तो ऑब्वियसली उसे इम्फेक्ट हुआ है। पोल्यूशन की बात कर लें, सारे लोग इससे प्रभावित हैं। दिल्ली एकमात्र ऐसा शहर है जहाँ पे पिछले 10 साल में अगर एवरेज PM 2.5 लेवल्स की बात करें तो 40 से 45% पोल्यूशन एवरेज लेवल्स कम हुई है आज भी। लेकिन नवंबर दिसंबर में पीक पोल्यूशन काफ़ी एपिसोड्स रहते हैं। लेकिन ऐसे ऐसे काम हुए हैं, हम आगे भी जाके बात कर सकते हैं, जो किसी और राज्य ने नहीं किए हैं। और ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस की बात हो गई, 24 घंटे बिजली। अब आप ये, इससे तो सब कोई प्रभावित होते हैं। आप अगर यही व्यक्ति अगर लखनऊ के किसी शहर में, इंदौर में चले जाइए, मैं कह रहा हूँ गुजरात के बड़े शहर में चले जाइए, कि आपको 24 घंटे बिजली मिलेगी? नहीं मिलेगी। आपको अपना DG सेट लगाना होता। तो कहीं ना कहीं आई थिंक पॉसिबली इट्स पार्ट ऑफ आवर कम्युनिकेशन ऑल्सो, बट आई थिंक लोगों को भी ये समझने की ज़रूर है कि एट द एंड ऑफ द डे हमें भी ऐसी सुविधाएं मिली है। वर्ल्ड क्लास मेट्रो मिला है जिसकी हमने दुगना करी है इसकी रीच। 2000 इलेक्ट्रिक बसेस शानदार लाई हैं जो सबके लिए, महिलाओं के लिए फ्री बस यात्रा करी हैं, जो काफ़ी महिलाएं उसका फ़ायदा उठा रही हैं। ये तमाम चीज़ें भी हैं। जब आप महिलाओं के एम्पावरमेंट की बात करते हैं तो अभी जो एक खासा चर्चा में है स्कीम कि हम हर महीने 2100 रुपये उनके खाते में पहुंचाएंगे, क्या जितने रिफॉर्म्स, क्योंकि आपने 6 बड़े एरियाज़ को इसमें टच किया, मुझे लगता है कि जो देश की आधी आबादी है, और आपने अपनी वाइफ का बार बार जिक्र किया है कि हाउ शी हैज़ बीन एन इंस्पिरेशन फॉर यू वाइल यू राइटिंग दिस बुक एंड हाउ दिस आइडिया केम अप एंड काइंड ऑफ पर्सन, मतलब बिकॉज आई हैव मेट हर क्वाइट अ फ्यू टाइम्स। तो मतलब आप दोनों को देख के लगता है कि 50-50 की भागीदारी कैसी होनी चाहिए हस्बैंड वाइफ की। एंड आई थिंक बहुत, और इस किताब ने उसको, यदि मैं जानता हूँ कि यदि भाभी न होती इस किताब के पीछे तो आप तो नहीं लिख पाते इसको, ये मैं डेफिनेटली उनको कैमरे पे इसका क्रेडिट देना चाहता हूँ। बिल्कुल सही कहा आपने। लेकिन जब वुमेन एम्पावरमेंट की हम बात करते हैं, आम आदमी पार्टी का विज़न क्या है वुमेन एम्पावरमेंट को लेकर? यदि कुछ भी चंद बिंदु आपने अभी तक आपके डिस्कशंस में अरविंद सर के साथ या बाकी लीडर्स के साथ कुछ निकल के आए हों, क्योंकि वो 50% आबादी, मेरी समझ ये कहती है कि आम आदमी पार्टी के जीतने का बहुत बड़ा रीज़न ये रहा है कि घर का पुरुष भले हिंदू राष्ट्र के लिए वोट डाल रहा हो, लेकिन वो महिला जो है वो कहती है नहीं यार, ये लोग अपेरेंटली अच्छे लोग लगते हैं, साफ़ नीयत के लोग लगते हैं, काम कर रहे हैं और वो गरीब के लिए काम कर रहे हैं। तो वो ऐसे भी महिला है, भले वो 5 रुपये के लिए लड़ती हो कहीं ना कहीं सब्जी के लिए, लेकिन सबसे पहले यदि दिल किसी का पसीजता है तो उसी महिला का पसीजता है गरीब को देख के। तो वो एक घरों में डिवाइड अभी काफ़ी हद तक है, पर हम टॉपिक को चेंज नहीं करते हुए, आपका नज़रिया क्या है? आपका मतलब आम आदमी पार्टी का नज़रिया क्या है वुमेन एम्पावरमेंट के लिए? देखिए, कई बार हमारी इंटरनली इस पे बात हुई है कि विकसित भारत का मतलब क्या होता है।
क्योंकि अब मेरी बुक की बायलाइन ही है कि अ बोल्ड न्यू रोड मैप टू बिल्डिंग अ डेवलप्ड इंडिया। राइट। इस बुक लिखने के पीछे दो कारण थे। एक कि दिल्ली मॉडल ऑफ गवर्नेंस वाकई में क्या है, उसके अंदर क्या क्या काम हुए हैं, उसके क्या क्या परिणाम हुए हैं। दूसरा एक फॉरवर्ड लुकिंग एंगल है कि अगर भारत को विकसित करना है तो उसके पीछे क्या रणनीति होनी चाहिए, क्या आइडियोलॉजी होनी चाहिए। तो कुछ चीज़ें जैसे मैंने कहा, इन्वेस्टिंग इन ह्यूमन कैपिटल, हम ये मानते हैं कि जैसे शिक्षा और स्वास्थ्य के बिना भारत कभी विकसित ही नहीं हो सकता, वैसे ही हमारी सोच रही है आम आदमी पार्टी की कि अगर भारत की आधी आबादी यानी महिलाओं को अगर आप एम्पावर नहीं करोगे, उनको सेम पेडेस्टल जहाँ पे पुरुष हैं उनको वहाँ तक लाके अगर नहीं खड़ा करोगे, तो ये विकसित भारत की बातें करना बेमानी है ना, उसमें कोई तुक नहीं है। और ये इतना बड़ा गैप है शालीन, मतलब जब हमने फ्री बस यात्रा लॉन्च करी थी, आपको पता है कि कितने लोगों ने क्रिटिसाइज़ किया था, अरे भाई रेवड़ी हो गई, ये हो गया। लेकिन जब आप लोगों के सामने आंकड़े रखो कि जेंडर इनइक्वालिटी इंडिया में कितनी है, मतलब आज की तारीख में एजुकेशन में थोड़ा ब्रिज हो रहा है, हायर एजुकेशन में फिर भी आप देखेंगे कि ज़्यादा मेल्स हैं, फीमेल्स कम ग्रेजुएट्स हैं या पोस्ट ग्रेजुएट्स हैं। लेकिन जब आप एम्प्लॉयमेंट में आके देखते हो, पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन इन इंडियन इकोनॉमी इज़ वन ऑफ द पूरेस्ट इन द वर्ल्ड। दिल्ली की अगर मैं बात करूं, ये 4-5 साल पहले के आंकड़े होंगे, ओनली 11% ऑफ वुमेन इन दिल्ली आर पार्ट ऑफ द लेबर फोर्स। मतलब बहुत ज़्यादा दिल्ली की मैं बात कर रहा हूँ। इनफैक्ट उल्टा है, देश दुनिया भर में आप देखोगे कि रूरल एरियाज़ में वुमेन कम काम करती हैं इकोनॉमी के अंदर, जॉब में या कुछ व्यवसाय में, और अर्बन एरियाज़ में ज़्यादा करती। इंडिया में उल्टा है, जो महिलाएं हैं रूरल एरियाज़ में वो फार्मिंग में भी हार्ड बताती है, कुछ और काम कर लेती है, लाइफ स्टॉक होता है, कुछ ना कुछ होता है। लेकिन अर्बन एरियाज़ की महिलाएं पढ़ी लिखी तो हैं लेकिन घर में रहती हैं। उसको आप सोसाइटल नॉर्म, कल्चरल नॉर्म बोल दीजिए, या फिर देयर आर अदर काइंड ऑफ इश्यूज़ दैट अर्बन एरियाज़ है। तो हमने जब फ्री बस यात्रा लॉन्च करी तो उसके पीछे सोच ये थी कि महिलाओं के लिए कई बैरियर्स होती हैं। तो मतलब एम्पावरमेंट, देखो एंड ऑन द डे एक तो बड़ा शब्द है ना, सशक्तिकरण कैसे होगा? आपको उनको यू हैव टू गिव देम ये सारे बेनिफिट्स या सुख सुविधाएं देनी होगी जिनसे वो ज़्यादा से ज़्यादा एजुकेशन अपॉर्चुनिटीज़ को एक्सेस कर पाएँ और वर्क अपॉर्चुनिटीज़, मतलब ये दो मेन प्रमाण हैं। एजुकेशन के लिए हमने काम किया सरकारी स्कूलों पे, क्योंकि ज़्यादातर आप देखते हैं कि अगर गरीब परिवार भी होता है और अगर उनके पास थोड़े पैसे होते हैं तो वो सोचते हैं कि चलो अगर बेटा है तो प्राइवेट स्कूल में पढ़ा देंगे और बेटी को ऑलवेज सरकारी स्कूल में, क्योंकि खर्चा नहीं है। तो ज़्यादातर अगर आज आप देखोगे कि सरकारी स्कूल में कौन बेनिफिट हुआ, इट्स द गर्ल चाइल्ड दैट हैज़ बेनिफिट, है ना। तो ये एक इंपॉर्टेंट है। मोहल्ला क्लिनिक का मैंने एक आंकड़ा, बहुत इंटरेस्टिंग आंकड़ा दिया है कि मोहल्ला क्लिनिक में ज़्यादातर कौन आता है? 2/3 ऑफ ऑल द पेशेंट्स इन मोहल्ला क्लिनिक्स आर वेमेन, टिपिकली हाउस वाइफ्स। और ये क्यों आती है? पहले वाई वर दे नॉट गेटिंग एक्सेस टू हेल्थ केयर? क्योंकि ऐसे फ्री क्लिनिक्स ही नहीं थे उनके नेबरहुड में, उनके पास खर्च करने के लिए पैसे नहीं थे, तो वो अनहेल्दी रहती थी, उनको ज़्यादा बीमारियां होती थी। तो ये दोनों चीज़ तो उनको सशक्त करने के लिए की है। लेकिन अगर उनको मोर अपॉर्चुनिटीज़ देनी है तो ये फ्री बस राइड्स वाज अ स्टेप इन दैट डायरेक्शन। कई ऐसी रिसर्च स्टडीज़ मैंने साइट करी है कि महिलाएं अक्सर 2 या 3 किलोमीटर के रेडियस में ही काम देखती हैं, क्योंकि उससे ज़्यादा उनके पास ना पैसे होते हैं, जाने के लिए अनसेफ फील करती हैं। बस राइड्स फ्री करना मतलब एक तो आपने सेफ स्पेस क्रिएट किया बस के अंदर। महिलाएं, इनफैक्ट जब हमने स्कीम लॉन्च करी थी 20 से 25% महिलाएं होती थी बसेस में। आज की तारीख में, मैं पिछले महीने का आंकड़ा बता रहा हूँ, 50%, मतलब डबल हो गए महिलाएं जो हमारी बसेस के अंदर, अगर 100 पैसेंजर्स है तो उसमें से 50 महिलाएं। सो दे आर गोइंग आउट, दे आर एक्चुअली डूइंग वर्क, या जो भी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढ रही हैं या काम कर रही हैं। 2100 रुपये महिला सम्मान राशि इज़ अ स्टेप इन दैट डायरेक्शन, सेइंग कि सरकारें, चलो एक तो आप टारगेटेड बेनिफिट्स दे दिए, लेकिन कई बार किसी बच्ची को ट्यूशन के पैसे चाहिए, किसी माँ को अपने बेटे या बेटी के ऊपर कुछ करना है, किसी अम्मा को अपनी दवाई के ऊपर, या फिर समथिंग एल्स अदर, कहीं जाना है अपने बेटे बेटियों को मिलने के लिए, वॉट एवर इट इज़ दे कैन डिसाइड इट। तो ये कम्प्लीटली अनकंडीशनल कैश ट्रांसफ़र है। इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट यूनिवर्सल कैश ट्रांसफर्स। आप देखेंगे बाकी सारे स्टेट्स ने बहुत ही इस पर पाबंदियाँ लगा दी है, आप 2 या 2.5 लाख की इनकम के नीचे होंगे तभी आपको ये बेनिफिट मिलेगा, तो बहुत कम महिलाएं उसमें रजिस्टर होती। हमारा
देयर इज़ नो इनकम लिमिट, केवल एक रखा है कि आपने इनकम टैक्स पे, तो वो बहुत ही हाई बार है 7.5 8 लाख का। तो इट इज़ ट्रूली ट्रांसफॉर्मेटिव। और अगेन मैं कहूँगा कि सशक्त करना महिलाओं को, ये इट्स अ जर्नी। सरकारें जितना काम करें, मुझे लग रहा है कि एक पीढ़ी अगर हम इसके ऊपर लगातार काम करें तब जाके शायद हम उसके क्लोज आ पाएंगे। बहुत काम हमने ऑलरेडी किया हुआ है, लेकिन दिस इज़ अ वर्क इन प्रोग्रेस। जब महिलाओं के सशक्तिकरण की बात आती है तो महिला सुरक्षा की बात भी आती है, बिकॉज यदि आप जॉब दे रहे हो लेकिन वो सुरक्षित नहीं है, वो रात को अंधेरे में निकलते हुए डरती है, तो मकसद पूरा नहीं हो पाएगा। और फिर परिवार को क्या बोलेगी, खुद की सेफ्टी का कैसे ध्यान रखेगी। दो चीज़ें इसमें, क्योंकि सब लोग जानते ही हैं तो मैं उसको लंबा न खींचते हुए बता दूं कि सीसीटीवी और रोड्स पर लाइट्स की व्यवस्था ये आम आदमी पार्टी ने वादा किया था, और काफ़ी बड़ी तादाद में सीसीटीवी लगे हैं और लाइट्स भी लगी हैं। लाइट्स का तो ऐसा स्कीम बना दिया आपने कि जो व्यक्ति अपने घर के बाहर लाइट लगाना चाहेगा उसको आपके बिल से कनेक्ट कर दिया जाएगा और आपको वो सब्सिडी मिल जाएगी आपके बिजली के बिल में वापस। लेकिन जब महिला सुरक्षा की बात आती है तो एक बहुत बड़ा इशू है जो दिल्ली में क्राइम रेट बढ़ रहा है, और क्राइम रेट अगेंस्ट वुमेन बढ़ रहा है। एक डेटा यदि मैं साझा करूं, क्योंकि ये बुक ही सारी दिल्ली मॉडल के अराउंड है और इसमें डेटा की बहुत ज़रूरत है, कि पूरे देश का जो एवरेज है जो जुवेनाइल्स एंड क्राइम है वो लगभग 16-17% है। दिल्ली में ये परसेंटेज 47% है, यानी 47% ऑफ क्राइम्स आर बीइंग कमिटेड बाय द जुवेनाइल्स। तो ये जुवेनाइल जो रिफॉर्मेशन, और इसमें बहुत बड़ा एक रीज़न बनता है कि बच्चे छोटी उम्र में नशा कर रहे हैं, चोरियां हो रही हैं, और यही फिर कहीं ना कहीं ऑर्गेनाइज गैंग के हिस्सा बनते हैं बड़े होकर। इसको एक हिस्सा तो है जो क्राइम का दिल्ली पुलिस के सिर पे हम फोड़ेंगे कि दिल्ली पुलिस को जो अपना 66,000 पुलिसकर्मियों की कमी है, और बहुत कुछ कहा है आम आदमी पार्टी ने भी उस पर कि दिल्ली पुलिस में बहुत बड़े रिफॉर्म की ज़रूरत है। लेकिन बहुत बड़ा एक हिस्सा होता है जो स्टेट की जिम्मेदारी पे आता है, उसको रिफॉर्म्स करने होंगे। उसको तिहाड़ के अंदर, मतलब जब जेलें बनाई गई तो वो रिफॉर्म सेंटर्स बनी, वो प्रिजन्स नहीं थी, वो रिफॉर्म सेंटर्स थे। इसको लेके क्या विज़न है आपका? क्योंकि आपको एक, जैसे आपने कहा कि आप ह्यूमन्स पे इन्वेस्ट करना चाहती है आम आदमी पार्टी, तो ये भी जो लोग हमारे क्राइम में चले गए वो देश के लिए एसेट तो नहीं बचे, बल्कि लायबिलिटी तो ज़रूर बन गए। सही बात। इसको कैसे कैटर करेंगे? मैं एक चीज़ कहूँगा शालीन इसमें पहले कि शुरुआत करते हैं पहले सेंटर के जो उनका जो कंट्रीब्यूशन रहा है अंडर द लास्ट 10 years। दिल्ली को क्राइम कैपिटल बनाने का सबसे बड़ा योगदान बीजेपी रूल सेंटर का रहा है। और मैं एज अ पॉलिटिकल बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि दिल्ली में रहने वाला हर व्यक्ति आज असुरक्षित, अनसेफ महसूस कर रहा है। आंकड़े भी ये सच्चाई बयान करते हैं। मतलब निर्भया इंसिडेंट एक देश की महिलाओं और बेटियों की सुरक्षा के लिए एक वो माइलस्टोन इंसिडेंट था कि जागरूकता बढ़ी थी, और हमने सोचा था कि सारी सरकारें, सारी पुलिस फोर्स उस पर काम करेगी एंड इंसिडेंट्स ऑफ क्राइम अगेंस्ट वुमेन कम होंगे। हुआ क्या है, लगभग डबल हुए हैं रेप इंसिडेंट्स बिटवीन 2012 एंड 2024। आज दिल्ली में सबसे ज़्यादा, आई थिंक पर एवरेज है कि 3 से 4 इंसिडेंट्स ऑफ रेप आर हैपनिंग एवरी डे। क्राइम्स अगेंस्ट चिल्ड्रन अगर हम बात कर लें, किडनैपिंग केसेस बच्चों के 15 के करीब हो रहे हैं हर दिन। एंड इन सारी चीज़ों के पीछे अगर आप देखेंगे कि चलो क्या आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पकड़ पा रहे हो, कन्विक्शन रेट क्या है, मतलब ये मेरे लिए शॉकिंग था इस बुक के लिए जब मैंने रिसर्च करी कि कन्विक्शन रेट क्राइम्स अगेंस्ट वुमेन का है 2 से 3%, जस्ट 2 to 3%। 2 to 3% 2024 में। और हम कह रहे हैं कि इतनी ताकतवर सरकार है, सारे संसाधन है उनके पास। आप दिल्ली के अंदर, नेशनल कैपिटल के अंदर विमेन को सेफ रखने में पूरी तरह से नाकाम हो गए, एंड कोई विजन नहीं है, कोई प्लान नहीं है। तो आई थिंक दिस नीड्स टू बी स्टेटेड अप फ्रंट। ये रियलिटी है, नॉट एज एन आम आदमी पार्टी पर्सन, आई एम स्टेटिंग एज अ सिटीजन ऑफ दिल्ली। मेरा भी परिवार यहाँ पे रहता है, और मुझे आई फील वेरी सैड एंड अनफॉर्चुनेट कि केंद्र सरकार को कोई नहीं पड़ी है इस चीज़ के बारे में। हमारा विजन क्या है? एक बहुत ही सुंदर सा स्टेटमेंट मनीष सिसोदिया जी ने कहा था बहुत साल पहले, मैंने अपनी बुक में भी कोट किया है कि मैं एक ऐसा स्टेट देखना चाहता हूँ, एक ऐसी गवर्नमेंट देखना चाहता हूँ जहाँ पे अगर इन क्राइम के इंसिडेंट्स अगर बढ़ रहे हैं तो वहाँ का चीफ मिनिस्टर अपने पुलिस चीफ को बुलाएं और बोले कि इसको तुरंत के तुरंत सारे लोगों को पकड़ो एंड गिव जस्टिस।
लेकिन साथ में अपने एजुकेशन मिनिस्टर को बुलाएं कि अगले 2 से 3 साल में एक ऐसा करिकुलम बनाओ कि हमारे बच्चे ऐसी सोच से ना पैदा हो कि वो सोसाइटी के लिए एक बोझ बन जाए इन वॉट एवर वेज एंड मीन्स। और इसी के कारण हमारा जो हैप्पीनेस करिकुलम शुरुआत हुई थी, देखिए एजुकेशन का मकसद, और मैं एजुकेशन चैप्टर में लिखता हूँ कि हमारे जो एजुकेशन मॉडल के बियॉन्ड पीछे एक फ़िलॉसफी थी। एक तो ये था कि गरीब से गरीब बच्चा उसे एक वर्ल्ड क्लास सिस्टम मिले, एक बेसिक बेंचमार्क हो जाए क्वालिटी एजुकेशन का। दूसरा, वी क्रिएट बेटर सिटीजन्स फॉर द सोसाइटी, और इसके लिए हमने कई सारे करिकुलम्स लॉन्च किए जो अनप्रेसिडेंटेड है। हैप्पीनेस करिकुलम इज़ नंबर 1। दूसरा एक देशभक्ति करिकुलम, फिर हमने एक एंटरप्रेन्योरशिप करिकुलम भी किया। लेकिन हैप्पीनेस करिकुलम का मकसद यही है कि सेल्फ रिफ्लेक्शन और माइंडफुलनेस के ज़रिए आप लोगों को एक अच्छा नागरिक, यू मेक देम हैप्पी सिटीजन्स। देशभक्ति करिकुलम इज़ ऑल्सो इक्वली रिफॉर्मेटिव। आप एक प्रैक्टिकल करिकुलम पढ़ाते हो जहाँ बच्चों को शुरुआत से यू ट्राई एंड मेक देम, देखो कई बच्चे जिस बैकग्राउंड से आते हैं, मे बी दे डोंट हैव प्रॉपर एडल्ट केयर, वो किसकी संगति में पहुंच जाते हैं। तो बच्चों को यू कैन नॉट ब्लेम द किड्स, यू हैव टू ब्लेम द सोसाइटी कि सोसाइटी क्या कर रही थी जब इतने, अगर 47% क्राइम्स आर बीइंग कमिटेड बाय जुवेनाइल, उनकी परवरिश जब हो रही थी तब किसने उनका ध्यान रखा। यू आर वेरी वेल अवेयर अबाउट दिस इनिशिएटिव ऑफ स्कूल हेल्थ क्लिनिक्स। और स्कूल हेल्थ क्लिनिक मैं बता दूं कि आम आदमी पार्टी सरकार का वन ऑफ द शानदार रिफॉर्म है, अर्ली स्टेजेस, पायलट स्टेजेस में 35 स्कूलों में लागू है, जहाँ पे हमने एक मेंटल हेल्थ प्रैक्टिशनर, एक साइकोलॉजिस्ट डेडिकेटेड फॉर एवरी स्कूल रखा है, और वो बच्चों के ग्रुप काउंसलिंग सेशंस लेते हैं, 1-on-1 साइकोलॉजिकल सपोर्ट देते हैं एंड टाइमली इंटरवेंशन करते हैं कि बिफोर थिंग्स गो बैड यू इंटरवीन। तो हमारी सोच ये है कि एजुकेशन के थ्रू, स्कूल्स के माध्यम के थ्रू और हेल्थ के माध्यम के थ्रू वी अरेस्ट दीज काइंड ऑफ टेंडेंसीज, और एक ऐसा समाज क्रिएट करें जहाँ पे स्कूल्स केवल जॉब और एम्प्लॉयमेंट के लिए लोगों को तैयार नहीं कर रहे हैं, बट एक वैल्यू सिस्टम के साथ बेटर सिटीजन्स क्रिएट कर रहे हैं। और लाइफ स्किल एजुकेशन प्रोग्राम पे भी ये लोग काम कर रहे हैं, वो जो कि एकेडमिया पे बहुत बात होती रही है, लेकिन या कह लें कि हम आईक्यू पे बहुत बात करते रहे, इमोशनल इंटेलिजेंस और इमोशनल क्वेश्चन के ऊपर उतनी बात नहीं करते थे। तो एक आखिरी सवाल आपसे, जब हम बात करते हैं हमारा पड़ोसी देश चीन, जिस मेज पे हम बैठे हैं, जो माइक हम यूज़ कर रहे हैं, हो सकता है जो कैमरे हमारे साथ हैं, इस कुर्सी तक, हर चीज़ चाइना से प्रभावित है। बहुत हल्ला हुआ पाकिस्तान के अगेंस्ट में, जो कोई कुछ बोल दे तो पाकिस्तान भेज दो, जो कोई, वो चीन नहीं भेजते उसको, कहीं कहीं उसकी टेक्नोलॉजी ना हम ले आए। कुछ नहीं बदला, हम इंडस्ट्रियलाइजेशन में पिछड़ते जा रहे हैं, हमारे जो टैरिफ्स हैं वो बढ़ते जा रहे हैं, करप्शन बढ़ता जा रहा है। कोई व्यक्ति इंडस्ट्री लगाना चाहता है, उसके लिए सिंगल विंडो क्लियरेंस का कोई सिस्टम नहीं है। चाइना हमसे मतलब दुगनी तिगनी तो छोड़ ही दें, मुझे पता ही नहीं वो कितनी स्पीड पे ग्रो कर रहे हैं हमारी कंट्री से, मैं अंदाज़ा क्यों लगाऊं। इसका क्या समाधान है? भारत सरकार टोटली नाकाम रही है, चाहे वो कांग्रेस की सरकार थी, आज भाजपा की सरकार है। हमारे यहाँ टोटल एक रिफॉर्म की ज़रूरत है, जिस तरह से हम अपनी इंडस्ट्रीज़ को नर्चर कर रहे हैं, फॉस्टर कर रहे हैं। चाइना उसका बेनिफिट उठा रहा है और हम सिर्फ मूक दर्शक बन के देख रहे हैं। हमारी सारी इकोनॉमी कहीं ना कहीं चाइना की तरफ बढ़ रही है। इसका क्या सॉल्यूशन देखते हो आप? देखिए, इसके 2 पहलू हैं, और मेरा ये बिलीफ है कि दिल्ली मॉडल इज़ द आंसर टू इवन द प्रॉब्लम दैट यू आर सेइंग। पहला ये है कि चाइना ने अपने लोगों पे इन्वेस्ट किया है। चाइना के अगर आप एवरेज एजुकेशन या हेल्थ पैरामीटर्स देख लो, इंडिया से बहुत आगे है। अगर आप अपने लोगों को तैयार नहीं करोगे कि दे कैन कॉम्पीट विद द बेस्ट इन द वर्ल्ड। चाइना आज बड़े बड़े फैक्ट्रीज, इनोवेशन के लिए भी जाना जाता है। पहले था कि केवल मास मैन्युफैक्चरिंग, चीप मैन्युफैक्चरिंग, लेकिन अब दे आर ट्राइंग टू कैप्चर अ लॉट ऑफ वैल्यू। और ये तभी होगा जब आप एक स्किल्ड वर्कफोर्स, एक हेल्दी वर्कफोर्स पैदा करेंगे। आज आप इंडिया में किसी इंडस्ट्री वाले से बात कर लीजिए, उनके पास सबसे बड़ा चैलेंज है कि भाई स्किल्ड लेबर नहीं है। एक तरफ अनएम्प्लॉयमेंट आसमान छू रही है, यूथ के लिए नौकरी नहीं है, इंडस्ट्री वाले बोलते हैं हमारे पास स्किल्ड लेबर नहीं है। और स्किल्ड लेबर आएगी कैसे? नॉर्मली अगर आप कहें कि ब्लू कॉलर वर्कफोर्स कहाँ से पढ़ के तैयार होता है? सरकारी संस्थानों से। सरकारी स्कूल में पहले पढ़ता है, फिर ITI या सरकारी कॉलेज में जाता है। आप वहाँ तो इन्वेस्ट करते ही नहीं हो। लगातार आपने एजुकेशन का बजट कम किया है, हेल्थ का बजट कम किया है। तो कहीं ना कहीं द आंसर लाइज इन स्ट्रेंथनिंग द ह्यूमन कैपिटल ऑफ द कंट्री। अगर आप लोगों को तैयार करोगे, एक और चीज़ जो हमने अपनी एजुकेशन में कही कि
entrepreneurship curriculum. We are encouraging our people not just to be job takers but job givers. तो हम बच्चों को entrepreneurship के लिए प्रोत्साहित करते हैं, उनको एक सीड मनी कैपिटल देते हैं और एनकरेज करते हैं कि द फ्यूचर ऑफ इंडियन इकोनॉमी विल बी दैट ऑफ स्टार्टअप्स एंड एंटरप्रेन्योरशिप. तो ये एक सोच है. और क्यों? क्योंकि हम इनके ऊपर विश्वास करते हैं. हम ये नहीं सोचते हैं कि अरे भाई गरीब बच्चा है सरकारी स्कूल में, ये क्या नेक्स्ट फेसबुक या नेक्स्ट इंस्टाग्राम ये कौन खड़ा करेगा गूगल का. हम बिलीव करते हैं. और कई ऐसे शानदार एग्जाम्पल्स हैं जहाँ पे बच्चों ने मल्टी लाख एंटरप्राइजेस स्कूल में 11वीं और 12वीं के बच्चों ने 10-10 लाख के टर्नओवर के बिजनेसेस खड़े किए हैं. दूसरा आई फील इज द एंटायर अप्रोच टुवर्ड्स इंडस्ट्रियल पॉलिसी. मैंने यहाँ पे एक चैप्टर में लिखा है कि देयर इज, एक तो होता है कि बिजनेस फ्रेंडली पॉलिसीज बनाओ और सेकंड होता है मार्केट फ्रेंडली पॉलिसीज बनाओ. बिजनेस फ्रेंडली इज व्हाट गुजरात मॉडल इज और जो हम अभी लागू कर रहे हैं कि आप चुनिंदा कुछ बड़े बिजनेसेस को आइडेंटिफाई कर लो और उनको तमाम छूट दो और जब तक वो छूट रहेगी वो प्रॉस्पर करेंगे, उसके बाद उनका भी डाउनफॉल शुरू हो जाएगा. लेकिन बाकी मार्केट जो स्मॉल एंड मीडियम इंडस्ट्रीज हैं, एंटरप्राइजेस हैं, एसएमईज, उनके लिए आपने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का कुछ खास किया नहीं. उनको अभी भी घूस देनी पड़ती है, उनको हर चीज में उनको लाइन पे लगना पड़ता है, उनके लिए कोई ऐसी सुख सुविधाएं नहीं है. मार्केट फ्रेंडली मीन्स आपने पूरे मार्केट के लिए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस बढ़ाया. एंड वो तभी, एन एग्जाम्पल ऑफ दैट इज रेड राज. हमने जब बोला कि रेड राज खत्म किया तो उससे किसको फायदा हुआ? देखो बड़े बड़े लोग तो आराम से ये अफोर्ड कर सकते थे. जो छोटा बिजनेसमैन है वो पीसा जाता था. उसको जब भी सरकार के पास जाना पड़ता था कुछ अप्रूवल के लिए, वो सरदर्द था कि पैसे कमाएंगे, ये करेंगे. तो इंक्रीजिंगली हमारी सरकार को एक ऐसी पॉलिसीज लागू करनी होगी जो मार्केट फ्रेंडली हो. छोटा बड़ा एंटरप्रेन्योर हो, बड़ा सबके लिए सेम मापदंड हो, सबके लिए सेम पैरामीटर्स हो. लेकिन इंक्रीजिंगली जो हम देख रहे हैं, गुजरात में तो हुआ ही, इवन देश में अगर आप देखोगे एक PLI स्कीम है, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव, जिसमें सरकार खुद चुनती है कि ये 4-5 लोगों को मैं लाखों करोड़ों रुपए के इंसेंटिव दूंगा. मैं क्यों दूंगा? बाकी सब लोगों का क्या होगा? और इससे आप ओवरऑल मार्केट कैसे ग्रो करोगे, नया टैलेंट कैसे लाओगे? कोई विजन नहीं. ये है कि नहीं बस हमें GDP ग्रोथ दिखाना है. और ये जो अंधाधुंध GDP ग्रोथ दिखाने की कहावत है, मेरे ख्याल से हम कहते हैं कि अरे भाई हम पहले 10th थे अब 5th हो गए. जो मैटर करता है वो है पर कैपिटा इनकम. एक आम आदमी की आय बढ़ी नहीं बढ़ी. और उसमें मैं क्लोजिंग रिमार्क यही एक गौर करने वाली बात है कि पिछले 2 दशकों में, जिसमें कांग्रेस का भी राज रहा, UPA रिजीम, और भाजपा का NDA रिजीम, भारत की प्रति व्यक्ति आय का रैंक दुनिया भर में करीबन 160th पे ही रहा है फॉर द लास्ट 20 ईयर्स. कुल 190-200, मतलब वी आर द पुअरेस्ट 40 कंट्रीज इन द वर्ल्ड. हमारी इकोनॉमी कितनी बड़ी, आबादी बढ़ी है तो इकोनॉमी बड़ी होगी, लेकिन हमारे लोगों की जो आमदनी है वो बड़ी नहीं है. और वो कहीं ना कहीं हमारी फेल्ड अप्रोच, जो ट्रिकल डाउन इकोनॉमिक्स जो मैं बात करता हूँ, उसके कारण. बहुत शुक्रिया. अंत में मैं चाहूँगा कि आप बताएं कि द डेली मॉडल किताब कहाँ अवेलेबल है, कैसे इसको ग्रैब किया जा सकता है, और इसमें जिन जिन लोगों का रोल आपको लगता है, खासतौर से मैंने नाम ले दिया, भाभी का आपने नहीं लिया, वो देख रही हैं इसको. तो आप बताइए कि कैसे इसको, देखिए, किताब पढ़ना चाहिए इस किताब को. मेरे ख्याल से अगर ये पूरी बात अगर आपके सारे दर्शकों ने सुन ली है और इसके बाद भी अगर मुझे बताना पड़े कि क्यों किताब पढ़नी चाहिए, तो मेरे ख्याल से हमारी बात सही नहीं रहेगी. ये किताब आपको देश के प्रोमिनेंट बुक स्टोर्स, सारे प्रोमिनेंट बुक स्टोर्स में उपलब्ध हैं. इट इज़ ऑन द स्टैंड्स राइट नाउ. अमेज़ॉन की वेबसाइट पे अवेलेबल है, किंडल पे अवेलेबल है. मुझे पता है कई सारे हमारे जानकार लोग जो देश के बाहर रहते हैं वो इसको पढ़ना चाहते हैं. ज़रूर पढ़िए. भले आप आम आदमी पार्टी के काम को पसंद करते हैं, नहीं पसंद करते हैं, दूसरी बात है. अगर आप चाहते हैं कि देश तरक्की करे, देश के ग्रोथ का एक विजन होना चाहिए, तो आप इसको ज़रूर पढ़िए. लेट एटलीस्ट बी बेटर इन्फॉर्म्ड कि दिल्ली ने एक क्या नई सोच दी है देश की राजनीति को नहीं, देश के गवर्नेंस मॉडल को, और उसके बाद एक इन्फॉर्म डिस्कशन जरूर कीजिए. दूसरी चीज़, आपने कहा बहुत ज़्यादा लोगों का इसमें योगदान रहा था शालीन. मतलब मेरी किताब में मैंने काफ़ी लिखा हुआ है कि माई वाइफ वॉज पार्ट ऑफ दिस जर्नी. 2 साल की मेहनत रही थी. कई लोगों ने मुझे रिसर्च में मदद करी. यू हेल्प मी विद द हेल्थ, शैलेंद्र शर्मा विद द एजुकेशन सेक्टर, मैनी अदर इंडिविजुअल्स हु हैव हेल्प मी. सबसे ज़्यादा श्रेय लेकिन जाता है अरविंद केजरीवाल जी का, मनीष सिसोदिया जी का. मैं ये किताब तभी लिख पाया क्योंकि आई वॉज एन इनसाइडर.
मैंने दिल्ली सरकार के अंदर 8 साल 10 साल की जो जर्नी का जो मैंने इसमें उल्लेख किया है, उसमें 8 साल मैं खुद उसमें मौजूद था। और मैं इसलिए मौजूद था, मेरा कोई बैकग्राउंड नहीं था, लेकिन हाँ, मैंने पॉलिसी की पढ़ाई करी थी, मैंने काम किए थे, मेरे आइडियाज़ पसंद आए। तो अरविंद जी ने और मनीष जी ने मुझे मौका दिया कि एक लीडरशिप रोल में दिल्ली सरकार के दिल्ली डायलॉग कमीशन में मुझे कमान सौंपी कि नहीं, आप हमारे साथ मिलकर सारे मंत्रियों को आप एडवाइस दीजिए, कंसल्ट कीजिए। तो वो मौका अगर मुझे नहीं मिलता तो शायद ना ही मैं ये समझ पाता, ना ही मैं लिख पाता, ना ही मैं अपना योगदान, कई रिफॉर्म्स में मैंने उल्लेख भी किया कि जहाँ मैं भी इन्वॉल्व था। तो सबसे ज़्यादा उनका, बाकी मंत्रियों का जिनके साथ मैंने काम किया, और तमाम ऐसे लोग हैं। तो मेरे ख्याल से किताब पढ़िए और एन्जॉय इट एंड कमेंट ऑन इट, टॉक अबाउट इट। अगर आपको लगता है कि कुछ चीज़ मुझे अलग तरीके से लिखनी चाहिए थी, प्लीज़ गिव मी सजेशन। इसके फ्यूचर एडिशंस में मैं ज़रूर इसको इनकॉर्पोरेट करूँगा। इसका हिंदी वर्जन कब तक आने वाला है? इसका हिंदी वर्जन लिखा जा चुका है, अभी एडिटिंग के प्रोसेस पे है। पेंगुइन विल बी कमिंग आउट विथ इट, मेरे ख्याल से मिड जनवरी के करीब ये आ जाएगा। तो मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा कि मैं आपका इंट्रो और इसका कवर जो है अपने थंबनेल में यूज़ कर सकूँ, बिल्कुल। ताकि लोगों को समझ में आए कि ये इंटरव्यू किस बारे में है। लुकिंग फॉरवर्ड टू हैव हिंदी वर्जन ऑल्सो, एंड व्हाट एन एक्साइटिंग जर्नी इट वाज टू वर्क विद यू इन द दिल्ली गवर्नमेंट एंड टू इंटरव्यू मिस्टर जैस्मिन शाह थर्ड टाइम। आप लोगों के लिए ये सलाह है कि जैस्मिन के पुराने 2 इंटरव्यू भी ज़रूर देखिए, आपको उनके वज़न की ट्रांसफॉर्मेशन के साथ साथ उनके आइडियाज़ की ट्रांसफॉर्मेशन भी ज़रूर दिखेगी। इसी के साथ बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और इस वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा। इसी तरीके की वीडियोज़ को देखने के लिए मेरे साथ कैंडिडेट विद शालीन में जुड़े रहिए। थैंक यू। थैंक यू शालीन।